ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है 3 एरियाज कवर कर लिए थे चैप्टर नंबर 1 के। और जो चौथा एरिया था उसको भी हमने थोड़ा बहुत रिव्यू कर लिया था। चौथे एरिया का नाम है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हो, कनेक्टेड हो। सही है। अब ये कनेक्टेड क्यों होगी? क्योंकि उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होगा। कैसा इंटरेस्ट? आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, सही है, और उन ऑपरेशंस की बेसिस पे क्या आउटकम या क्या रिजल्ट या क्या आउटपुट रिसीव हो रहा है। सही है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर आपने मालूम करना है कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है या नहीं है, आप इस डेफिनेशन की सारी चीजें लगा के देख लें। अगर सारी चीजें मैच कर रही है या कोई एक भी चीज मैच कर रही है तो वो आपका स्टेक होल्डर है। ठीक है। वालेकुम सलाम। हम्म। बगैर फीस के उसको बोलो नहीं सुना भी चले जाए, बता दो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाली बंद कर दे, ये वाली है। हाँ 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 से तो शेड पड़ता है नजर नहीं आता है। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेक होल्डर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगरीज अलग अलग किस्म की होती है। जो मेन कैटेगरी होती है वो होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल में सबसे पहले आ जाते हैं ओनर्स। अब मैं ओनर्स की बात करूं तो आपको पता है कि ओनर्स जो है वो अलग अलग किस्म के होते हैं। सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, या शेयर होल्डर भी हो सकता है। यहां पे इस चीज को याद रखना, शेयर होल्डर्स को हम मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हम शेयर होल्डर्स को मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को ओन और ऑपरेट कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा? उसका इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट। और उसका इंटरेस्ट क्या होगा कि उसके जो बिजनेस है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। जब भाई अगर उसने बिजनेस 1 करोड़ रुपए का स्टार्ट किया है तो वो चाहेगा कि उसका कैपिटल 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए। वो रुकना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा उसका बिजनेस एक्सपेंड हो। सही है। सेम गोज फॉर पार्टनरशिप। पार्टनर क्या चाहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और उसका अपने बिजनेस का कैपिटल और अपना शेयर दोनों क्या हो? मैक्सिमाइज हो। शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर के भी यही दो होंगे कि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। अब यहां पे देखा जाए तो प्रॉफिट का उसको डायरेक्टली तो फायदा नहीं होता, उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा होता, लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे तो एक चांस बन सकता है कि यार अब इतना प्रॉफिट हो तो यार मालिक थोड़ा सा हमें भी प्रॉफिट दे दो। सही है। तो यहाँ पे डिविडेंड उसको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे और बिजनेस एक्सपेंड होगा तो उनके शेयर कैपिटल में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं बाकी ओनर्स के मुकाबले इनके और भी स्टेक होते हैं, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। अब समझ आ गई बात? देखो, ये लिखे हुए शेयर होल्डर के 4 स्टेक्स। हमने दो तो पढ़ लिए। पहले क्या लिखा हुआ है? फॉलिंग प्रॉफिट्स एंड फॉलिंग अ शेयर प्राइस। नहीं, अब है फॉलिंग प्रॉफिट्स एंड फॉलिंग शेयर प्राइस। ये दोनों हमने पढ़ लिए कि प्रॉफिट रिड्यूस ना हो और शेयर प्राइस रिड्यूस ना हो, ये इनका स्टेक है। सही है। लोअर डिविडेंड पेमेंट्स, ये प्रॉफिट से रिलेटेड है कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो चाहेंगे कि डिविडेंड उनको हायर एंड पे ही मिले, लोअर एंड पे ना मिले। सी और डी पढ़ने वाली चीज है। सही है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन अ मेजर प्रोजेक्ट वेयर द बिजनेस रिस्क इज हाई। देखो, जब आपको पता चला, आप शेयर होल्डर हो, आपको पता चला कि आपका बिजनेस किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है और वहां पे रिस्क है हाई, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप शायद उसको सपोर्ट करोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप उसको शायद सपोर्ट नहीं करोगे। आप सपोर्ट इसलिए करोगे क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार, रिस्की बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपके प्रॉफिट्स जो है वो बहुत रैपिडली मैक्सिमाइज करते हैं, तो आप उस चीज को इंकरेज करोगे। मैंने क्या कहा था? आप कनेक्टेड होगे, आप इफेक्ट हो रहे होगे। सही है। आप बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होगे,
सही है। और क्या कहा था मैंने आपको कि आप इंटरेस्टेड हो गए उनके ऑपरेशन उसके आउटकम में, तो यह सारी चीजें हो रही है, ठीक है। और अगर आपको लेट्स सपोज रिस्क की वजह से लग रहा है कि यार ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए, तो आप तब भी स्टेक होल्डर हो। सही है, बात समझ आ रही है। अब सर ये वाला सी वाला पॉइंट सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पे क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, वो खुद ही तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो खुद ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहां कौन इन्वेस्ट कर रहा होगा? इनके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये परेशान होंगे, कंसर्न होंगे कि यार क्या आउटकम होगा, क्या चीजें होंगी, क्योंकि इनके कंट्रोल में चीजें नहीं है। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ कंसर्न शो कर सकते हैं। एग्रीड? सही है। अगर लेट्स सपोज इनको लग रहा होगा कि यार ये डिसीजन हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो शायद ये भी कर सकते हैं कि ये क्या करेंगे कि स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि अगर इनको मेजोरिटी शेयर होल्डर्स मिल गए यानी कि 50% से ज्यादा, तो ये क्या कर सकते हैं? उस डिसीजन को वोट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे आर स्टेक होल्डर्स। सही है। अ प्रपोजल टेक ओवर बिड फॉर अनदर कंपनी और फ्रॉम अनदर कंपनी, कि आपको पता चला कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, या कोई और कंपनी उनको टेक ओवर कर रही है, तो यहाँ पे भी तो कंसर्न हो जाएंगे, क्योंकि इस डिसीजन मेकिंग में वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अगर उनको इन्वॉल्व होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? सफिशिएंट शेयर होल्डर्स मिलाने पड़ेंगे। भाई अगर लेट सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मेरे 20% शेयर है, सही है, काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन इट्स नॉट 50% अबव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तकरीबन 30% से थोड़ा सा ऊपर शेयर होल्डर्स को ढूंढना पड़ेगा, ताकि क्या करूं कि मैं उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकूं अपनी फेवर में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चार चीजें जिसकी वजह से क्या होता है कि शेयर होल्डर स्टेक होल्डर बन जाता है। अब किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स। देखो, हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है। हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही है, तुम कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सारे, तुम क्या हो? कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स हो। मैंने बोला तो तमाम स्टेक होल्डर्स, क्या आप लोग इस चीज से एग्री करते हैं? तो सब कौन स्टेक होल्डर, कौन है? हम तो शेयर होल्डर, हम तो शेयर होल्डर है। मैं क्या बोलूंगा कि भाई तुम सब स्टेक होल्डर हो, तो क्योंकि तुम लोग क्या हो? शेयर होल्डर हो, तुम लोग स्टेक होल्डर हो, तो तुम लोग अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद लेट सपोज यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ जो है कस्टमर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ लेंडर्स हैं, और कुछ शेयर होल्डर्स हैं। सही है। अब मैंने कहा कि तो शेयर होल्डर्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? सब ने बोला यस। मैंने बोला सब यस नहीं बोलेंगे भाई, आप 3 शेयर होल्डर्स हो, आप 3 यस बोलोगे, बाकी तब स्टेक होल्डर्स है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स नहीं होते, लेकिन तमाम शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं। तभी जब ने तमाम शेयर होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स बोला था, तो उन सबको यस करना चाहिए था। डन? बात समझ आ गई? स्टेक होल्डर एक बड़ी कैटेगरी, स्टेक होल्डर एक बड़ी कैटेगरी है। भाई अभी तुम लोग पीआरसी में हो, सही है, तो पीआरसी एक स्पेसिफिक छोटी कैटेगरी है, सही है, लेकिन तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी हो, सही है। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे सीए या तुम कहोगे पीआरसी? सीए क्या है? स्टेक होल्डर। पीआरसी क्या है? शेयर होल्डर। सही है। लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो हम कैफ में, हम सीफैप में, एमएस में? झूठ बोलने में अच्छा तो लगता है, लेकिन हो नहीं। सही है। तो तुम लोग क्या बोलोगे? हम हैं पीआरसी में शेयर होल्डर्स, या हम हैं सीए में स्टेक होल्डर्स। बात समझ आ गई? चलो ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया ओनर्स के बारे में, इसमें कोई एम्बिग्विटी? अब लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, इनके स्टेक देखकर आते हैं। चलो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर से पहले एम्प्लॉइज देख लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज हमने सुना पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में इतना नहीं पता, तो पहले एम्प्लॉइज के स्टेक देखेंगे, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के स्टेक काफी हद तक समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉइज जो है, इनका स्टेक क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है पे, यानी कि सैलरी। सबसे पहला स्टेक क्या होगा? कोई कोई जॉब पे जाता क्यों है? कि उनको पर मंथ रेम्यूनरेशन चाहिए होती है, पर मंथ सैलरी चाहिए होती है, ठीक है। दूसरा वर्किंग कंडीशंस। भाई एक एम्प्लॉय जो है, अगर लेट्स सपोज उसको XYZ सैलरी मिल रही है, जिससे वो वैसे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, सही है, अगर उसको गर्मी में एसी ना दिया जाए, सही है, या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा लाइटें खोल दी जाए जस्ट कि वो अटेंटिव रहे, तो उसको इरिटेशन होगी। या लेट्स सपोज लाइट बिल्कुल कम कर दी जाए कि उसको जो है कीबोर्ड पे टाइपिंग करने में शो हो रहा है, या उसके साथ और ऐसे मसले मसाइल हो कि लेट्स सपोज वो बैठ के काम कर रहा है, तो उसको आगे बार बार कोई ना कोई तंग किए जा रहा है, कह रहा है कि भाई बॉस ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें फला करना है, तो एक काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो वो क्या खुश होगा? नहीं सर, वो इरिटेट होगा। यानी कि उसका स्टेक ये है
उसका इंटरेस्ट ये है कि उसको पीसफुली सुकून से अपना काम करने दीजिए ताकि वो फोकस कर सके। ठीक है, पे, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी। अभी एक बंदा जॉब पे लगा है और जो है वो टेम्पररी पोजीशन पे लगा हुआ है कि अभी उसको बोला है भाई आपने नोटिस पीरियड, सॉरी प्रोबेशन वो करना, सर्व करना है, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सही है, तो जब तक उसको परमानेंट नहीं किया जाएगा तब तक क्या होगा कि वो परेशान घूम रहा होगा, कभी भी उसको निकाला जा सकता है। अगर उसको लोग आके कह रहे हैं कि यार तेरी तो रिपोर्ट बहुत खराब है, तेरे साथ मसले मसाले हो सकते हैं, जॉब ढूंढ ले, तो उसके लिए क्या होगा, मसला होगा। तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ये है कि उसको जल्द से जल्द परमानेंट कर दिया जाए ताकि वो कह सके परमानेंट हूं सर। सही है, आगे लिखा हुआ है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन में आपके पास मल्टीपल चीजें आती हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। पहला, सैलरी। सही है, कभी कभी लोगों को लाखों रुपए की सैलरी मिल रही होती है बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सही है, वो कहते हैं कि यार 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन क्या करूंगा कि वहां काम करूंगा जहां पे मेंटल पीस हो। सही है, 2 पैसे कम में तो फायदा ही है ना। ये बोले बंदा 20-25 हजार रुपए कम कमा लूंगा लेकिन मेंटल पीस चाहिए मुझे। सही है, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि लेट सपोज एक बंदा अगर 10 लाख पे कहीं काम कर रहा है और अगर उसको कोई ऐसी का जॉब मिलती है जहाँ पे कि उसको उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वहां पे वो क्या करेगा कि 7 लाख में भी काम कर लेगा। सर तो उसको कैसे पता जॉब सेटिस्फेक्शन है? सैलरी प्लस वर्किंग कंडीशंस, सैलरी प्लस वर्किंग कंडीशंस के वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं वो बता रहे होते हैं कि यार यहाँ पे तो जो है रिलैक्स करने के लिए इन्होंने अच्छा कैफेटेरिया रखा हुआ है, इंडोर गेम्स है, पूल, सही है, फूसबॉल, स्नोकर वगैरह जैसी चीजें रखी हुई है। इसके अलावा वहां पे जो है क्या होता है कि एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। सही है, और हाइजीन फैक्टर है, सारी चीजें बता दी ना तो वो बड़ा अट्रैक्ट होगा। सर ये 2 चीजें नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन में 3 चीजें होती है, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस और करियर प्रोस्पेक्ट्स। कि यार मुझे पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा जाता है तो 6 महीने में उसकी इंक्रीमेंट हो जाती है। सही, 1 साल के बाद उसके लिए प्रमोशन के भी चांसेस बन जाते हैं। अगर कोई बाहर का काम आता है तो उसको अब्रॉड भी भेजा जाता है, एक्सपोजर है। तो इसका मतलब क्या है, जब उसको सारी चीजें दिखेगी ना तो उसको लगेगा कि यार यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन, अपनी जॉब छोड़ देगा। इंटरेस्टेड था ना वो सारे पैकेज के लिए। और लास्ट में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैंने बताया था ना लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना किसका काम है? बिजनेसेस का, गवर्नमेंट का और एनजीओ का। सही है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? बिजनेसेस की बात हो रही है कि भाई अगर एक बिजनेस आपको अच्छी सैलरी देगी तो उसका मतलब क्या है कि आप अच्छा लाइफस्टाइल रख सकोगे। कैसे? आप अच्छा खाओगे, जब आप अच्छा खाओगे तो उसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ बेहतर होगी, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो जाएगी। सही है, आप जो है लेट सपोज अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकोगे या उनको कोई कोर्सेज वगैरह करा सकोगे तो एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएंगे। सही है, आप हेल्थ को, सैनिटेशन को प्रमोट कर सकते हो, आपके पास सेविंग्स वगैरह होगी तो जहां छुट्टी वगैरह का मौका मिला तो आप ट्रिप टूर वगैरह पे जा सकते हो, तो लेजर टाइम को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्वालिटी लाइफ इंक्रीज। सही है, तो यहाँ पे ये सारे आपके पास क्या है, कंसिडरेशन है जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर बन जाता है। देन सर अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजर्स पता है कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं। सही है, तो समझो कि बॉस से कम, ओनर से कम और एम्प्लॉय से ज्यादा, ये होते हैं कौन? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होते हैं, पेरोल पर होते हैं, इनको भी सैलरी मिल रही होती है, इनको भी क्या करना होता है, ऑफिस के रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा होता है। तो ये एम्प्लॉय साइड हो गई। ओनर साइड क्या है कि इनके पास डिसीजन मेकिंग होती है, इनके पास अथॉरिटी होती है, इनके पास पावर होती है कि ये बिजनेस को रन और ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के स्टेक मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पे, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो कहीं ना कहीं एम्बेड हो गया। सही है, ओनर्स की साइड से क्या होगा? पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसा यूजुअली होता नहीं है लेकिन जाहिर सी बात है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है। देखो, एक कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। सही है, वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब इत्तेफाक ऐसा है कि उस कंपनी में शेयर होल्डर्स है ही 10, शेयर होल्डर्स है ही 10। ठीक है, 10 शेयर होल्डर्स, इसका मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है बाय द वे कि एक एक कंपनी के 3-3 लाख शेयर होल्डर्स भी होते हैं रियलिटी में। सही है, 3-3 लाख शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनको डिसीजन मेकिंग करनी होगी, वोटिंग करनी होगी, तो वो कहाँ ढूंढेंगे 50%? 3 लाखों में, 3 लाख में किसको कांटेक्ट करेंगे? उनको क्या पता किसका कितना शेयर है, परसेंटेज? ये लेट सपोज एक का 2% है, एक का 0.5% है, तो कहाँ कहाँ किस किस को ढूंढेंगे? सही है, तो 10 लोग हैं, तो लेट सपोज अगर 10 के पास 10-10% भी है तो उनको क्या करना है, 6 लोगों को अपने पास शामिल करना है।
ठीक है, 6 लोगों को कांटेक्ट करके अपने पास शामिल करना है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली पता क्या करते हैं, उसके डिसीजन को रिवर्स कर देते हैं वोटिंग करके। एक दफा ऐसा हुआ, कर दिया रिवर्स, दूसरी बार रिवर्स कर दिया, तीसरी बार रिवर्स कर दिया, 10-15 बार रिवर्स कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि चीजें तो फैलती हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में फैलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास कोई पावर होगी? वैसे तो दी हुई है, लेकिन रियलिटी में नहीं है। दूसरा, क्या उनका कोई स्टेटस होगा? नहीं सर, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। कैसे भाई? अगर लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात हो जाती है और कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय को डांटता है कि यार तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में इज्जत है, तो हंसते बोलेगा तेरी क्या इज्जत है, तेरा डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो बेइज्जती हो जाएगी उसकी। तो इसका मतलब है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी कि अगर शेयर होल्डर्स बार बार मुदाखलत करें। ऐसा था तो शेयर होल्डर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते जब तुम इतना इन्वॉल्व होना चाहते हो। बाय द वे, शेयर होल्डर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बन सकते हैं, शेयर होल्डर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बन सकते हैं, सही है। वो तो होता ही है कि जब कंपनी बहुत ग्रो करना शुरू हो जाती है, चीजें हाथों से निकलना शुरू हो जाती है, तो वो कहते हैं कि यार इंस्टेड हम इन्वॉल्व हो, हम क्या करते हैं, पेरोल पे एक बंदा हायर कर लेते हैं और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाएगा, सही है। यहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय होगा तो फिर आप उसको क्या करो, उसको पावर तो दो, उसको स्टेटस तो दो। अब ये बातें यहां लिखी गई, देखें। देयर रेम्यूनरेशन, सैलरी, बात हो गई, सही है। अब सैलरी में सारी चीजें लिख दी, बेसिक सैलरी, सही है। पेंशन राइट्स, के पेंशन आपको पता है कि ये रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है, सही है। कैश बोनसेस, एक तो होता है कैश बोनसेस कि भाई लेट सपोज ईद आई, आपको क्या हुआ, बेसिक सैलरी का 100% दे दिया, आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए थी, आपको 2 लाख रुपए मिल गए, सही है। शेयर इंसेंटिव स्कीम्स, शेयर इंसेंटिव स्कीम्स भी होती है। देखो कहते हैं कि इंस्टेड आप कैश बोनसेस लो, आप शेयर बोनस ले लो, ये बड़ी अच्छी चीज है। देखो, पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेयर्स होते हैं ना, वो लूज में नहीं मिलते, खुले में नहीं मिलते, शेयर्स मिलते हैं स्लैब में। आज की तारीख में आपको पता है कि एक छोटे से छोटा स्लैब 10 लाख रुपए का होता है, एक छोटे से छोटा स्लैब 10 लाख रुपए का होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बोलेंगे 1 लाख शेयर खरीदने हैं आपने, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, तो आपने 10 लाख रुपए के शेयर परचेज करने। तो या तो आप 10 लाख के परचेज करोगे, या 20 लाख के करोगे, या 30 लाख के करोगे, एक एक मतलब जो स्लैब परचेज करोगे ना, सही है। आप 5 लाख के नहीं खरीद सकते, 1 लाख के नहीं खरीद सकते। अब एक एम्प्लॉई है, वो सोचता है मेरी कंपनी कितनी बेहतरीन है, सुनना, मेरी कंपनी इतनी जबरदस्त है और मैं इसके शेयर परचेज करना चाहता हूँ। पहली बात है कि इसके शेयर इजीली अवेलेबल भी नहीं होते, और दूसरा, अवेलेबल होते हैं तो वो स्लैब्स में मौजूद होते हैं, तो मेरी सैलरी मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं पूरा स्लैब खरीद सकूं। अभी कंपनी सामने से खुद आके आपको कहे कि भाई हम तुम्हें जो इस बार ईद का बोनस दे रहे थे ना 1 लाख रुपए, हम तुम्हें 1 लाख रुपए का बोनस नहीं देते, हम तुम्हें क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए के शेयर देते थे। तो आप सोचोगे यार कि 1 लाख रुपए का शेयर मुझे मिल रहा है, तो ये फायदेमंद चीज है। 1 लाख रुपए कैश मुझे मिलेंगे, मैं क्या करूंगा, कंज्यूम कर दूंगा, सही है। ये मुझे 1 लाख रुपए के शेयर मिल जाएंगे तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा, सही है। मैं इसको मार्केट में जाके सेल तो नहीं करूंगा। फिर ये कंपनी ग्रो होगी, ये 1 लाख रुपए से 1,20,000 के हो जाएंगे, यानी कि शेयर जो है 12 रुपए का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा, फिर 20 का हो जाएगा, फिर 25 का हो जाएगा। लेट सपोज 10-12 साल के बाद वो अपने शेयर बेचता है, और आपकी जो शेयर प्राइस है वो 50 रुपए है, तो आपने कितने के लिए थे, आपको कितने के मिले थे, 1 लाख रुपए के, तो अब आपको कितने मिले, 5 लाख रुपए। गेटिंग माई पॉइंट? तो एम्प्लॉइज विश करते हैं कि यार उनको जो ना शेयर बोनसेस मिले, कि वो आपको लूज में मिल जाए। देन आगे बढ़ सकते। सर कंपनी एम्प्लॉयज को बोनस कब देती है? वैसे तो पॉलिसीज होती हैं, लेकिन देने को कभी भी दिया जा सकता है। पॉलिसी ज्यादातर यही होती है जो फेस्टिविटीज होती हैं। अब देखो फेस्टिविटीज जो है ना, वो किस तरीके से होती है, किसी किसी मुल्क में फेस्टिविटीज डिसाइड हो जाती है कि उनके मजहब के लिहाज से। भाई हर मजहब में क्या होता है कि आपको पता है कि 3 से 4 बड़े इवेंट्स तो होते हैं। वैसे तो 12 साल कोई ना कोई ओकेजन होता है, लेकिन हर मजहब में क्या होता है कि 3 से 4 बड़े इवेंट्स होते हैं, सही है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे इस्लाम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ईद, बकरा ईद, सही है, और इसके अलावा एक दो और बड़े इवेंट्स होंगे, सही है। तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा कि वहां पे आपको कैश इंसेंटिव, सॉरी बोनसेस वगैरह मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो वहां पे हिंदुइज्म है, सही है। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, इस जगह पे उनको बोनसेस मिल रहे होंगे, सही है। अब वहां पे ये होता है कि उनके एम्प्लॉयज जो है वो काफी स्मार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि यार अगर लेट सपोज मैं मुस्लिम हूँ और मुझे दिवाली पे बोनस मिल रहा है, तो मैं उसको रियलाइज कर लूंगा, उसको यूटिलाइज कर लूंगा ईद, बकरा ईद पे,
सिमिलरली दिवाली का, यहाँ के जो हिंदूज होंगे वो भी यही यही स्कीम करेंगे, सही है। अगर लेट सपोज यूएस वगैरह की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, तो वहां पे उनको क्रिसमस पे, ईस्टर पे, सही है, उनको वहां पे बोनसेस मिल जाते। तो लोग क्या करते हैं, ड्रेस करते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि रिलीजन बेसिस पे होता है कि जो जिस रिलीजन का होगा ना उसको उस टाइम पे बोनस मिलेगा। 2 बोनसेस होते हैं साल में, बता देंगे भाई 2 बोनसेस। अब आप बता दो आपको कब मिले, तो उन्होंने हमें फेस्टिवल के टाइम पे दे दीजिएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये पॉलिसीज पे होता है, ये आप मैं डिसाइड नहीं कर सकते। कभी उनका मूड होगा दे देंगे ऐसे बोनस। भाई एक अनअनाउंस भी तो बोनस हो सकता है कि आपको प्रॉफिट एबनॉर्मल हुए, तो उन्होंने क्या बोला कि एयर एंड पे हम आप सबको बोनस दे रहे हैं, तो दे दो, तो अच्छी बात है, सही है। मोहम्मद सरके सर, शेयर खरीदना और बेचना भी तो बिजनेस है। शेयर खरीदना और बेचना भी बिजनेस है, सही है। लेकिन ये जो ना शेयर की ट्रेडिंग आ जाती है, दिस इज ट्रेडिंग बिजनेस, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सही है। लेकिन जो एम्प्लॉयज अपने पास शेयर्स रख लेते हैं ना, फिर वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो उसको एज अ प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते, पर्सनल प्रॉपर्टी के, भाई ये मेरे शेयर्स है, ये मेरी प्रॉपर्टी, जैसे गोल्ड है, सही। लोग गोल्ड खरीदने बेचने का भी काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रेशियस मेटल्स में डील कर रहे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदने बेचने का काम करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं। कुछ लोग क्रिप्टो खरीदने बेचने का काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो परचेज करते हैं और अपने पास होल्ड कर लेते हैं। अब वो रियलाइज करेंगे बाद में, अब वो खत्म हो गए, जाया हो गए, इंक्रीज हो गए, बहुत एबनॉर्मल हो गए, उनकी किस्मत। लेकिन वो क्या करते हैं, बेचते नहीं है, वो क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे बाद में। मैं ऐसे लोगों को जानते हैं, उन्होंने क्रिप्टो परचेज करके रख लिया, सही है। अब वो कभी आगे फ्यूचर डेट में बेचेंगे तो बेचेंगे, वरना उन्होंने अपने पास शेयर्स जैसे रखते हैं ना, वैसे उन्होंने क्रिप्टो रख लिया है, सही है। तो रेम्यूनरेशन समझ आ गया, पावर स्टेटस मैंने आपको बता दिया, करियर प्रोस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया। ये करियर प्रोस्पेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन का पार्ट होता है कि यार अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के डिसीजंस अगर फ्रूटफुल हुए तो क्रेडिट किसको जाएगा, मुझे इनडायरेक्टली। जब मुझे जाएगा, मैं किसी और कंपनी की तरफ जाना चाहूंगा, वो मुझे इंटरव्यू करेगा और मुझसे पूछेगा कि भाई आपकी लास्ट कंपनी कौन सी थी, मैं बताऊंगा ये, तो वो फॉरन से टेन्योर देखेगा। पता है क्यों, उसको पता है ना कि यार इस कंपनी ने सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ किया है। अगर उस ग्रोथ पीरियड में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, तो फॉरन से वो समझ जाएगा यार इस बंदे में पोटेंशियल है। अगर मैं उस टाइम पीरियड में था जब कंपनी डिक्लाइन कर रही थी, तो फिर वो शायद स्केप्टिक हो जाएगा कि ये पार्टिसिपेट इसकी पार्टिसिपेशन हो सकती है कंपनी के डिक्लाइन में, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया, सही है। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के स्टेक पता चल गया आप लोगों को, कोई मसला। अब इसको रीड कीजिएगा, अगर आप लोग बुक रीड नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, सही है। एक एक लाइन में आपके पास एमसीक्यू मौजूद है, अगर आप चाहो तो हाईलाइटर लेके बैठो, आप बहुत सारे एमसीक्यूज को हाईलाइट कर सकते हो, सही है। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल पे, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मैंने आपको लेंडर्स के बारे में बताया था कि लेंडर्स क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं, सही है। और ज्यादातर जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, कि आपको कुछ भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 2 साल 3 साल 4 साल के लिए लोन दे दिया गया, और बदले में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसके टाइम पीरियोडिकली, अब पीरियोडिकली मैंने कीवर्ड यूज किया, वो आप एनुअल इंटरेस्ट भी दे सकते हो, सेमी एनुअली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो, सही है। तो यहाँ पे यूजुअली एनुअली होता है, ठीक है। आप इंटरेस्ट पे करोगे और जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दोगे। तो यहाँ पे लेंडर्स के स्टेक क्या क्या हो सकते हैं। पहला स्टेक होगा कि जो भी उसने लोन लिया है उस पे जो भी पीरियोडिक इंटरेस्ट बनता है ना, वो टाइमली पे कर दे, सही है। पता चला पहले 4 साल का लोन ले लिया, जब इंटरेस्ट पे करने की अमाउंट है तो बोला अगले मंथ 15 दिन और दे दो, 20 दिन और दे दो, 1 महीना और दे दो। अब वो कह रहा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट जल्द से जल्द दो ताकि मैं दोजक में अपना नाम लिखवा सकूं तो वो कह रहा है मुझे जल्दी आप क्या करो, इंटरेस्ट दो, सही है, मुझे परेशान नहीं करो, मुझे पैसे पे पैसा कमाना है, सही है। फिर दूसरा इनका जो स्टेक होता है वो ये होता है कि यार जब मेच्योरिटी आ जाए ना, तो क्या करें, मुझे फॉरेन से जो कह रहे हैं मेरी अमाउंट वापस कर दे, सही है। अब इसमें जो है बोरोवर जो होता है वो ये आर्ग्यू करता है कि भाई काम करो कि भाई 4 साल हो गए ना, तो भाई काम करो कि 6 महीने का मुझे और टाइम दे दो, 6 महीने का मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा। इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट, उन्होंने ये सोचा होता है कि भाई ये जब मुझे पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे ना, मैं किसी और पार्टी को क्या करूंगा, ये लेंड करूंगा और अब एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा, क्योंकि जो मुझे ये इंटरेस्ट दे रहा है ना, वो क्या है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, वो 4 साल पहले के इन्फ्लेशन के हिसाब से है। अब ये इंटरेस्ट मुझे कम लग रहा है, ये सूद खाने की आदत ना मेरी, ये मुझे मजा नहीं दे रही है, कम सूद मिल रहा है, मुझे ज्यादा सूद चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिस्करेज करेगा कि भाई मैं तुम्हें मजीद टाइम नहीं दे सकता, मुझे मेरे पैसे वापस करो ताकि मैं किसी और को लैंड करूं। तो पहला कि वो चाहेगा कि इंटरेस्ट की अमाउंट उसको टाइमली मिले, दूसरा
उसको मेच्योरिटी डेट पर, यानी कि जब उसको अमाउंट वापस करनी है उस दिन वो अमाउंट वापस कर दे। और तीसरा कि वो बार बार मुझसे लोन लेने आए, क्योंकि अपना बिजनेस उस पर चल रहा है उसका। ठीक है, तो ये उसके स्टेक हो गए, इन पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं। अब आगे आपके पास लिखा है सप्लायर। अब सप्लायर में सबसे अच्छा काम ये होता है कि जब ये कैटेगरीज बनाते थे ना, फौरन से रीड करके बताने की जरूरत फौरन से बता दिया जाता है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है अ कस्टमर विल पे व्हाट इज ओड एंड विल नॉट बिकम अ डेट। सप्लायर चाहता है कि कस्टमर जो अमाउंट उधार पे रख के बैठा हुआ है वो अमाउंट टाइमली वापस कर दे, और दूसरा वो बैड डेट ना कर जाए, भाग ना जाए। सही है। दूसरा लिखा हुआ है कस्टमर विल कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम देम। सही है, कि एक दफा परचेज कर लिया तो नेक्स्ट टाइम भी परचेज करने आए। और ये जो बी वाला पॉइंट है ना, इससे निकलता है सी वाला पॉइंट। ये बात कस्टमर को पता होती है कि जो सप्लायर है वो चाहते हैं कि हमसे फ्रीक्वेंटली परचेज करने आए, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको जो है अनएथिकली ट्रीट करते हैं, अनजस्ट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, अनफेयरली ट्रीट कर रहे होते हैं, कि जैसे बोलते हैं कि जाली बिल बना दो। जाली बिल तो एक चीज है भाई, प्रोक्योरमेंट वाले पता है क्या करते हैं? प्रोक्योरमेंट वाले बोलते हैं कि फोन करते हैं अपने सप्लायर को, किसी भी चीज का सप्लायर हो उसको फोन करेंगे और कहेंगे कि यार वो एक काम आया हुआ है, सोचा था तुम्हें दूं। तो बोलेगा सर थैंक यू। बोलेगा एक काम करते सर, मुलाकात करते कहीं बाहर। बोलेगा हाँ सर, कहाँ मुलाकात करनी है? चलो एक काम करते फूड्स इन पे बैठते हैं फिर बात करते हैं। वो समझ जाएगा सप्लायर कि तो खापा करना चाह रहा है। सही है, तो क्या इससे इसी के साथ बैठेगा? नहीं सर, उसके बाद तो 3-4 सप्लायर होंगे, सबके साथ खाना खाएगा, फिर काम किसी एक को दे देगा। तो इसका मतलब है कि वो जो बेचारे ने, सप्लायर ने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको खाना खिला दिया। फूड्स का खाना सस्ता भी नहीं होता। सही है, खाना खिला दिया इस उम्मीद के साथ कि मुझे काम मिल जाएगा, उसको काम नहीं मिला, तो आपने उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट की ना। सही है, आप थोड़ी काम दे रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम दे रही है, खाना आप क्यों खा रहे हो? बॉस को खिलाओ। सही है, तो ये तरीका गलत होता है। सही है, तो यहाँ पे आपने उनके साथ अनएथिकल, अनफेयर और अनजस्ट ट्रीट नहीं करना है। सही है, ये तीनों स्टेक समझ आ गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहा होता ना, सिर्फ पॉइंट ए अप्लाई होता, बाकी बी सी डी चले जाता। सही है, कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट पे टैक्स देती है, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किस पे होगा? प्रॉफिटेबिलिटी में, कि जितना प्रॉफिट उतना टैक्स। सही है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट पे पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हम लोग जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बी सी डी भी पढ़ना होगा। सही है, गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए, तो ये डिपेंड करता है न्यू इन्वेस्टमेंट पे। तो जितने बिजनेसेस मार्केट में आएंगे उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना जीडीपी बढ़ेगा, उतना बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है। सही है, ये कौन सी गवर्नमेंट है? नॉन पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। सही है, हाँ अच्छी गवर्नमेंट है। सही है, हाँ ये वाली। सही है, द गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल रिड्यूस हो जाए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो वो क्या कहते हैं कि जितने ज्यादा बिजनेसेस उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, तो वो बिजनेसेस को प्रमोट कर रही होती है, स्टेक होल्डर बन जाती है। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। भाई बिजनेस लॉज होते हैं, कंपनीज कंपनीज लॉ होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास बैंकिंग लॉज होते हैं, इंश्योरेंस लॉज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके पास कवानीन होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो उनको क्या करे? फॉलो करे। सही है, तो जब बिजनेसेस फॉलो कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट को मजा नहीं आता। गवर्नमेंट कहती है तो फॉलो कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से बनेंगे? सही है, तो गवर्नमेंट कहती है फॉलो नहीं करो ताकि फिर हम तुम्हें टोकने के लिए आए, तुम्हारा बिजनेस बंद करने के लिए। तो सर सर प्लीज कुछ प्ले देके हिसाब किताब बराबर कर ले। तो फिर क्या है? स्टेक, हाँ यही मुझे लग रहा है, ले ही जाएंगे एक दफा मुझे। तो खैर, यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसेस कानून फॉलो करे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अब मैं कवर कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बिजनेस चाहती है कि बिजनेस जो है ना वो कवानीन फॉलो करे ताकि मुल्क में एक नज्मो जब्त हो, मुल्क तरक्की करे। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अच्छी बात कर रहा हूँ सर, माफ कर दे मुझे। अच्छा, कोई गाड़ी तो लेने नहीं आई मुझे।
चलो, तो ये कुछ स्टेक है गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई होती है। बाकी सच्चाई आपको पता है, आगे बढ़ते हैं। कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर, मैंने आपको कहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड हम कहते हैं प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड हम कहते हैं प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट का एक और नाम होता है, वो होता है वैल्यू। सही है, हम वैल्यू परचेज करते हैं। हम वैल्यू कैसे परचेज करते हैं? देखो, होता यह है कि कुछ लोग जो ना प्राइसिंग को बड़ा मैटर करते हैं। सही है, तो उनको लगता है कि अगर लेट सपोज एक मोबाइल फोन है, वो 20,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू नहीं करता। आज की इकोनॉमी में 20,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू नहीं करता, तो वो क्या जाएंगे, इन्फिनिक्स की तरफ जाएंगे, रेडमी की तरफ जाएंगे, सेकेंड हैंड फोन की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे, वो ब्रांडेड फोन परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मोबाइल फोन 20,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू नहीं करता। तो उनके माइंड में वैल्यू क्या है, 20,000 रुपए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना होता है। सही है, तो फॉर दैट वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों के लिए तो पैसे मैटर नहीं करते, हमारे लिए क्वालिटी ब्रांडिंग मैटर करती है। तो वो कोई भी XYZ अमाउंट पे कर देंगे उस ब्रांड को हासिल करने के लिए, तो वो एप्पल वगैरह की तरफ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम लोगों को जो है परफॉर्मेंस और क्वालिटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, सैमसंग वगैरह जैसे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर कस्टमर के लिए वैल्यू की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस एक ही जैसे प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग प्राइसिंग में निकाल रहे होते हैं। वरना ऐसा होता तो जब एक वक्त पे चाइना के मोबाइल आया करते थे, सही है, जो कि वो थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, फिफ्थ कॉपी हुआ करते थे। सही है, माशाल्लाह, उनका जो कीपैड होता ना, वो उंगली से नहीं चलता था, वो नोक वाली कील से चलता था। सही है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे कजन आया, बोला यार मैंने ना ये कोरियन कॉपी ली है। तो मैंने बोला भाई तू ओरिजिनल फोन क्यों लेता, कॉपी क्यों लेता? बोलते ओरिजिनल फोन पता नहीं 70,000 रुपए का है, ये मैं 6,000 रुपए का लेकर आया हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने चलाया, चल ही नहीं था। बोले खिलौना तो नहीं पकड़ा दिया? उसने बोला नहीं, उसने कील निकाली, शंक किया, वो चल गया। मैंने बोला हाँ, कील लिटरली। तो मैंने बोला ये तो इसकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। तो बोला स्क्रीन तो 500 रुपए की चेंज हो जाती है। मतलब वाह यार, बेहतरीन। तो तो उसको उसमें वैल्यू नजर आई होगी। खैर, तो अक्सर लोगों को हम ये देखते हैं ना कि वो जब बसों में ट्रैवल करते थे तो उनको म्यूजिक भी चाहिए होता था। सही है, जब उनको म्यूजिक चाहिए होता था तो वो चाइना के बड़े वाले फोन लेते थे, जिसमें आगे तो कीपैड वगैरह होता था, पीछे 6 बड़े बड़े स्पीकर लगे होते थे। हाँ हाँ, तो बड़े वाले स्पीकर लगे होते थे। तो जब वो प्ले करते थे तो पूरी बस में जो ना गाना सुनाई देता था। लेकिन मसला क्या होता था, इतने बड़े स्पीकर होते थे कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के बाद वो फट जाते थे। आवाज आ रही तो सही है, तो उससे ऐसी आवाजें आ रही होती थी। तो उनको वैल्यू थी, उन्होंने बोला भाई 1 महीने स्पीकर के तौर पर यूज करेंगे, फिर हम दूसरा मोबाइल ले लेंगे। तो ये कुछ जो है ना वैल्यू है, जिसके लिए कस्टमर क्या करता है, पे करता है, तो उनको वो वैल्यू चाहिए। सही है। फिर दूसरा क्या है, उनको चाहिए कस्टमर सर्विस। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कस्टमर सर्विस चाहिए होती है, कि जब वो परचेज कर रहे हो तब भी उनको इज्जत चाहिए। सही है, जब वो परचेज करे तब भी चाहिए, और जब वो परचेज नहीं भी करे तब भी उनको अब उनको चाहिए इज्जत। तो यहाँ पे उनको चाहिए इज्जत। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं लोकल कम्युनिटीज। मैंने आपको बताया था लोकल कम्युनिटीज को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक होते हैं बिजनेसेस, एक होते हैं हाउस होल्ड। सही है भाई, आप जितने भी बिजनेसेस देखोगे ना, वो बिजनेसेस ऐसे एरिया में हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा नजदीक कहीं पे या बिल्कुल बल्कि बराबर में घर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि जो चाय के होटल होते हैं, या फिर जो आपके पास जनरल स्टोर होते हैं, या फिर आपके पास ऐसे कोई छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग होती है। सही है, तो वहां पे आपको पता है पार्किंग इश्यूज आ रहे होते हैं। सही है, आवाजें बहुत आ रही होती है, या आड़े टेढ़े किस्म के लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। सही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो घर होते हैं बड़े परेशान हो रहे होते हैं। तो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, उन हाउस होल्ड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली पॉजिटिवली, वो बन गए स्टेक होल्डर। सही है, अब वो कभी कंप्लेन कर सकते हैं, कभी और इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। मेरे घर के बराबर में एक एक इंस्टीट्यूट बिल्कुल जुड़ के लगा हुआ है। तो वहां पे जब एडमिशन्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो बच्चे क्या किया करते थे, जाहिर सी बात है बच्चे ज्यादा होते थे तो वो बाहर निकलते थे। अब उनको गेट पे कहता जाता भाई गेट पे आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो बराबर में हमारी बिल्डिंग के पास चलकर आ जाते थे, तो हमारी बिल्डिंग वाले अक्सर कंप्लेन किया करते थे वहां पे ना बराबर में। उसका मतलब है कि हमारी बिल्डिंग उस बिजनेस का क्या हो गया, स्टेक होल्डर हो गई। सही है, तो ये आपके पास लोकल कम्युनिटी में हाउस होल्ड हो गए। इसी तरीके से हाउस होल्ड भी तो क्या कर सकते हैं, बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सही है, तो बराबर में जो इंस्टीट्यूट था, वहां पे शाम में ना कराटे सिखाए जाते थे। सही है, जब वो बराबर में कराटे सिखाए जाते थे, तो हमारे बिल्डिंग में एक साहब थे, वो कहते थे कि नहीं, सिगरेट पीना बर्दाश्त है, कराटे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कराटे में ना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो आवाजें आती हैं।
तो बोले तो हम लोगों को आवाज आती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहां पे कराटे बंद करवा दिए। तो इस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को खत्म करा दिया जाता है। तो हाउस होल्ड बिजनेस को, बिजनेस हाउस होल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सही है। दूसरी लोकल कम्युनिटी मैंने आपको बताया, जो बिजनेसेस आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। शारा फैसिलिटी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें 100 200 250 बिजनेसेस होते हैं, यानी कि 4-5 हजार एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। उन 4-5 हजार एम्प्लॉइज में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं खाना अफोर्ड नहीं कर सकते दोपहर का, तो वो चाहते हैं उनको सस्ता खाना मिले, तो वो क्या नीचे ठेले वगैरह से दाल चावल वगैरह खाने आते हैं। तो वो जो दाल चावल वाले ना, वो क्या है, स्टेक होल्डर है, क्योंकि अगर वो बिजनेस बंद हो जाएगा तो इनके यहाँ जो पर डे प्लेट्स में रिडक्शन आ जाएगी। ऐसा होगा। तो ये आपके क्लास के लोकल कम्युनिटीज, और लोकल कम्युनिटीज में 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। फिर आते हैं जनरल पब्लिक। अब ये जनरल पब्लिक वो है जो बाकी किसी कैटेगरी में नहीं आते, तो इन सबको यहाँ पे समराइज कर दिया गया। ये वो स्टेक होल्डर है जो शायद फ्रीक्वेंटली स्टेक होल्डर नहीं होंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक इवेंट में स्टेक होल्डर बन जाएंगे। जैसे पब्लिक हेल्थ, स्पेशली इन द केस ऑफ फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। ये ड्रग्स दवाइयों वाला है, ठीक है, दवाइयों को ड्रग्स कहा जाता है। सही है। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जनरल पब्लिक क्या कहती है, कि जनरल पब्लिक कहती है कि यार जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्वालिटी का खाना प्रोवाइड करे या क्वालिटी की दवाई वगैरह प्रोवाइड करे, लेकिन कहीं इनको जरा सी न्यूज मिल जाती है ना कि यार इनका मसला चल रहा है, एथिकल एक्टिविटी हो रही है, तो फौरन से क्या करते हैं, बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। अब खुद परचेज करते थे नहीं करते, लेकिन क्या है कि जब इनको पता चला तो एक्टिवली उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो जनरल पब्लिक क्या बन गया, स्टेक होल्डर बन गया। सही है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, क्रिएटिंग सस्टेनेबल बिजनेस। सस्टेनेबल बिजनेस, आपको ये फ्रेज बार बार सुनाई देगा। सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब होता है वो बिजनेस जो कि एक्टिवली कॉन्शियसली क्या करे, अपनी हर एक्टिविटी में इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करे। लेट सपोज वो अपने बिजनेस के चक्कर में दरख्त खत्म नहीं कर रहा, लगा नहीं रहा तो खत्म भी नहीं कर रहा। सही है। दूसरा ये है कि वो जानबूझ के वाटर वेस्ट नहीं कर रहा, उसको कंटेमिनेट नहीं कर रहा। सही है। अपने इर्द गिर्द नॉइस पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा। सही है। एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या, सस्टेनेबल बिजनेस है, वो इन्वायरमेंट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सही है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक चाहती है कि बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस बने। सही। अगर एनवायरमेंट को प्रमोट नहीं कर सकते तो कम से कम उसको डैमेज ना करें, और अगर प्रमोट कर सकते तो वो क्या करें, एनवायरमेंट को एक्टिवली प्रोटेक्ट करे। सही है। पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश करे। सही है। करप्शन इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, जनरल पब्लिक चाहती है कि जो बिजनेसेस है ना, करप्शन वगैरह ना करे, जैसे रिश्वत ना ले। सही है। या इसके, हाँ हाँ, तो हाँ, चाय पानी, वो कहते ना कि यार आजकल तो इसके बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम तो मजबूर है, हम तो जो है। मैंने ना एक, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि यार ये जो फार्मी होते हैं ना, बाहर खड़े होते हैं फार्मी अंडे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना इनको ना यार रिश्वत नहीं दूं। सही है। अगर हुआ तो जो भी चालान छोटा मोटा अगर हुआ तो वो पे कर दूंगा, वरना मैं वहाँ खड़ा कर रहूंगा, आर्ग्यू करता रहूंगा, लेकिन मैं इनको रिश्वत नहीं दूंगा यार, फजूल में अपनी आखिरत खराब करनी इनके 100-200 रुपए के चक्कर में। अब तो वो भी बढ़ गए, तो 100-200 रुपए के चक्कर में अपनी खराब करनी आखिरत डजंट मेक सेंस। सही है। तो मैं तो वहां खड़ा हो जाता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि भाई पैसे नहीं है, दूंगा नहीं। बोला बाद में दे देना, मैं बाद में भी नहीं दे सकता। बोला बाइक रख लूंगा। बोला तुम बाइक रख ले, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा। तो बोलता भाई जा यार, तू पागल है। ठीक है। तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि पिछले कोई 1-1.5 साल से कोई इनको रिश्वत नहीं दी। हाँ, एक दफा इस 1.5 साल में एक चालान भरा था बस, रिश्वत नहीं दी इन लोगों को। तो यार फायदा नहीं है। तो कोशिश क्या करो, रिश्वत जैसी वगैरह चीजें ना, इनको डिस्करेज करो। अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाते हैं। जब आप इंटेंशन क्रिएट करते हो ना, तो आपको खुद जो ना आसानी नजर आना शुरू हो जाएगी। वरना कितना आसान है यार, लेट हो रहा हूँ, ले भाई तू 10 रुपए पकड़, 10 रुपए तो कम हो गए, पुराना वक्त था, तू 100 रुपए पकड़ो, जाने दे। 100 रुपए में भी वो बोलता है यार साहब इससे क्या होगा, इससे तो कोई एक टाइम का खाना भी नहीं आएगा। आजकल तो बेच के पैसे मांग रहे हैं। हाँ, चाय पानी से बेच बन गया। चाय पानी से, बेच हाँ चोला का कारण है, बेच वाले हाँ, बन गया। वो भी, अच्छा हाँ, इसके अलावा अब तो ये भी करते हैं कि यार वो देखो बाइक के टायर खराब हुए, कुछ पैसे दे दो, अबे तेरे टायर बनवाऊंगा क्या मैं, इस तरीके से। अब यार अब तुम सच में बुलवा लोगे हाँ? सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में कुछ चीजें मैं आपको एक एक करके रिवील कर रहा हूं, पहले सुन लो। सही है। फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा होते कौन। पहली बात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यूजुअली एम्प्लॉइज होते हैं। मैंने अब यूजुअली वर्ड इसलिए लगाया कि ओनर्स भी एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यूजुअली एम्प्लॉयज होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज कभी भी नहीं होते। पहली बात समझ आ गई, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज नहीं होते। सही है सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंबाइंड आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सवाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते क्या है? जवाब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं और मीटिंग में कंपनी से रिलेटेड छोटे बड़े डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सही है। अगेन सवाल कि सर ये जो मीटिंग होती है ये कब होती है? ये होती है कम अज कम साल में एक बार, कम अज कम साल में एक बार। दिस इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। सही है सर, आपने कम अज कम कहा, ज्यादा हो सकती है। अगर आपको इमरजेंसी आई तो आपके पास एक और मीटिंग हो सकती है, वो कहलाती है EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सही है, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, उसमें मुलाकात कर सकते हैं, AGM में मुलाकात कर सकते हैं। तो सर ये जो मुलाकात करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सवाल सर ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कर सकते थे, अलग से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लाने की जरूरत क्या पड़ी? सही है, ये बात हकीकत भी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कॉम्पिटेंट है, सही है, हाईली क्वालिफाइड है, एडुकेटेड है, इसके अलावा स्किल्स है उनके पास, डिसीजन मेकिंग करते रहे वो, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जरूरत क्या पड़ी? अब बिल्कुल बता रहा हूं, अब आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ताकि अगर मीटिंग के दौरान या मीटिंग से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने जो भी पॉलिसीज बनाई है और उन पॉलिसीज में अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नजर आ रहा है, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, तो वो क्या करेंगे, उसको रिड्यूस मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सही है, उसको रिड्यूस मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग को जितना इम्पार्शियल बना सके, जितना कंपनी की तरफ लेके जा सके, उतना पॉसिबल हो। सही है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम ये होता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि तो भाई सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर मिलके कर सकते हैं 2 नंबरी। भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोले थोड़े से तुझे भी पैसे दे देंगे, तू भी हमारे साथ क्या कर, पार्शियल डिसीजन मेकिंग कर ले। अब यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारी हो, लेकिन ज्यादातर होती है। प्रेफरेबल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए। पहली बात ये कि उसके पास तकरीबन तकरीबन कोई 15 से 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 से 20 साल का। आप लोगों को लग रहा होगा तो बहुत ही बूढ़े किस्म के होते, नहीं भाई। एक बंदा अगर लेट सपोज 22 साल की एज में या 23 साल की एज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेता है, 24 साल की एज में कर लेता है, तो 15-20 का मतलब क्या है, 39-44, ऐसा ही है। तो एट द एज ऑफ 39 अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो बूढ़ा तो नहीं है। सही है, डेढ़ उम्र कह सकते हैं लेकिन बूढ़ा नहीं कह सकते। सही है, तो पहली बात ये है कि आपके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि वो खुद बहुत सारी कंपनीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा हो, तो यहाँ पे वो बहुत सारा फ्लेवर लेकर आ रहा होता है, बहुत सारे पास एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा होता है, एक्सपर्टीज लेकर आ रहा होता है, जो कि आपकी कंपनी में आपको हेल्प करती है। फिर तीसरा, उसके पास कोई गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन हो। सही है, उसने PhD किया हो, उसने CA किया हुआ हो, उसने ICAEW किया हुआ हो, तो उसने गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन अक्वायर की हो। सही है, तो ये कहलाते हैं आपके पास क्या, ये आपके पास कहलाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सही है, तो सर इनको भले जितना भी क्वालिफाइड हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, या जितने भी उसके पास क्रेडेंशियल्स हो, सही है, उसको तो आप परचेज नहीं कर सकते, आप ज्यादा अमाउंट दे दो उसको। बात ये होती है कि इनका जो रेम्यूनरेशन होता है वो इतना हाई होता है कि इनको अक्वायर नहीं किया जा सकता, इनको परचेज नहीं किया जा सकता। भाई इनकी जो पर आवर पर मीटिंग रेम्यूनरेशन होती है ना, वो तकरीबन होती है 30 से 40 लाख रुपए पर मीटिंग। सही है, तो जब उनकी 30 से 40-50 लाख रुपए उनको मिल रहे होंगे पर मीटिंग के, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या ऑफर कर देंगे कि वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाए? नहीं हो सकते। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि भाई उनको इमोशनली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज एक मार्केटिंग डायरेक्टर है, उसने अपना बजट इंक्रीज करवा लिया जानबूझ के, अब वो चाह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सपोर्ट करे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर उसका कोई रिलेटिव है डिस्टेंट, तो वो तो उसको इमोशनली घेर सकता है कि यार मुझे जो है ना आप सपोर्ट करो। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कंपनी से, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, एम्प्लॉयज से कुछ लेना देना नहीं होगा, उनका कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई बिजनेस कोई पर्सनल रिलेशन
नहीं होगा, ना वो उसका ससुर होगा, ना उसका वो चाचा होगा, ना उसका कोई दूर का रिश्तेदार होगा। और दूसरा कि यहाँ पे उसने कंपनी के साथ, या तो उसने कंपनी में एम्प्लॉयमेंट का काम ना किया हो, ना वहां पे सप्लायर के तौर पे काम किया, पता चला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो उसका सप्लायर था एक वक्त पे। इसका मतलब है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। ना ही उसने कभी लेंडर के तौर पे कंपनी को हेल्प की हो। कस्टमर तो हो सकता है ना, डेफिनेटली परचेज कर सकता है, बाकी कोई स्टेक होल्डर ना हो, तो वो कहलाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नहीं होते ना, वरना पार्शियल हो जाएंगे ना, पार्शियलिटी आ जाएगी ना। पार्शियलिटी लानी ही नहीं है, ये बिल्कुल जो समझो कि न्यूट्रल होते हैं। सही है। तो वापस से इंक्लूड करो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। नंबर टू, ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ला सकता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं मीटिंग के अंदर। सही है सर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस तो किया जा सकता है पैसों के थ्रू या इमोशनली। सर उनकी रेम्यूनरेशन बहुत हाई होती है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता। सही है। दूसरा, इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं होता किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ। तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे होते। यूजुअली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है। सही है। तो उनकी रेपुटेशन स्टेक पे लगी होती है कि भाई लेट सपोज चलो मैंने कुछ पैसों के चक्कर में 2 नंबरी कर दी, लेकिन अगर वो बात मार्केट में चली गई तो यार वो मुझे कितना पैसा दे रहे होंगे, 5-6 लाख रुपए दे रहे होंगे, सर थोड़ी देंगे। 5-6 लाख रुपए के चक्कर में अब क्या है कि मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, वो मुझे 40-40 लाख रुपए की मीटिंग में कोई बुला नहीं रहा। समझ रहे हो। तो इनका जो ना स्टेक बहुत हाई होता है रेपुटेशन के मामले में, कि वो क्या करते हैं, 2 नंबरी नहीं कर रहे होते। सही है। ये आपके पास लिखा हुआ है। सही है। देखो, अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सही है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते, कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे होते। अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। सर इससे एक चीज ये समझ आई कि नॉन एग्जीक्यूटिव को हायर करना कोई कंपलसरी एक्टिविटी नहीं है, बट इट्स अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी को कैसे चलाया जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सही है। तो अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हायर करते हो टाइम एंड अगेन, तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कंपनी चलाने की। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये कंपलसरी प्रैक्टिस नहीं है, ये लीगल प्रैक्टिस नहीं है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। करोगे तो मार्केट में नाम अच्छा जाएगा। हम नहीं कह रहे थे, हमने जो अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा था उसमें हमने एथिक्स का जिक्र किया था। तो ये तो एथिक्स, यार आप क्या करते हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जानबूझ के डिस्करेज करते हो, जानबूझ के डिस्करेज करते हो। मैंने बोला ना, आपके पास परचेज डिपार्टमेंट है, आपको पता है उसके अंदर टेंडेंसी है चोरी करने की, लेकिन क्या है फिर भी आप क्या कर रहे हो कि उनके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, तो आप एथिकल अनएथिकल एक्टिविटीज को इनवाइट कर रहे हो। सही है। इसी तरीके से आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे है तो एम्प्लॉय। भाई अगर लेट सपोज उनको पैसा खाने का शौक हो गया तो वो तो खाएंगे। तो यहाँ पे उसके उनके उस बिहेवियर को तोड़ने के लिए आप क्या लेकर आते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देन तो ये स्टेक होल्डर हो गए, इनकी रेम्यूनरेशन कितनी हाई है, इनका रेपुटेशन कितना हाई है, तो इस वजह से क्या है ये स्टेक होल्डर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। डन, बात समझ आ गई। इस तरीके से हमने तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स पढ़ लिए। स्टेक होल्डर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो मेन स्टेक होल्डर्स और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स में, जैसे इंटरनल थे, एक्सटर्नल थे। तो जितनी भी लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स थे, कुछ को मैंने डाल दिया मेन में, सॉरी कुछ को मैंने डाल दिया इंटरनल में, कुछ को डाल दिया एक्सटर्नल में। अब उसी लिस्ट को मुझे क्या करना है, मेन में और कनेक्टेड में लेकर आना है। मेन स्टेक होल्डर्स मैं आपको बताता हूँ कौन होते हैं। मेन स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग करते हैं। मेन स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सही है। सर अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग की, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में ओनर डिसीजन मेकिंग करता है। तो यहाँ पे एक तो हो गया ओनर। सही है। कंपनी में शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो भी मेन स्टेक होल्डर आ गया। तो जो आपके पास कैटेगरी थी ना शेयर होल्डर्स और ओनर्स वाली, वो आ गए मेन में। सही है। आपको पता है कि कंपनी हो तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास आ गया ओनर, शेयर होल्डर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये बातें कहां लिखी है बता देता हूं। लिखा हुआ है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी आर यूजुअली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आ गया। सही है। पॉसिबली ऑल्सो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बिलो बोर्ड लेवल, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। These are individuals
with the power to make most of the decisions for the company. वर्ड क्या है? decisions. इनके पास पावर होती है कि ये मोस्ट ऑफ द डिसीजंस ले सकते हैं. मोस्ट ऑफ द क्यों लिखा? क्योंकि कुछ डिसीजंस को शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? नल एंड वॉइड कर देंगे. सही है. आगे डिसीजन मेकिंग वाली बात आ गया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे लिखा हुआ है इसका ये. अच्छा, शुक्र तुमने वो तलपड़े वाला नहीं लगाया. सही है. The directors will also be influenced by the opinion of their shareholders. सही है, especially their largest shareholders, because shareholders can take some action against the directors if they are dissatisfied. ये एक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग. जब उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया है, वोटिंग कर ली, तो वोटिंग से क्या कर सकते हैं? डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं. तो शेयर होल्डर्स भी आ गए. बात हो गई वेरीफाई. तो शेयर होल्डर्स, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और ये तीनों क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं. आपसे पूछा जाए मेन स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, तो आप कहेंगे वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप्स, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके बिजनेस को डिसीजन मेकिंग कर रही होती है. सही है. तो वो कौन होंगे? मेन स्टेक होल्डर्स. कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स बाकी सारे. सही है. तो सर इनकी डेफिनेशन क्या है? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग नहीं करते, लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सप्लायर्स. सही है. अब हुआ ये कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी थी, और उस मीटिंग में एक एजेंडा ये था कि अगले साल में जो है ना हमें सप्लायर्स जो है ना कौन से रखने. तो एक आपका सप्लायर था जो पिछले 4 साल से आपके साथ कनेक्टेड था. सही है. आपने सोचा कि उसी को काम देना है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आपको बताया कि भाई एक सप्लायर ये भी है जो कि विलिंग है कि आपको इतना जो है ना डिस्काउंट देगा. इसके अलावा आपको ना क्रेडिट पीरियड बढ़ा देगा कि भाई आपने जो उधार पे माल खरीदा ना, पहले वाला बोलता था ना 60 दिन में वापस करो पैसे, कि आपको 120 दिन का टाइम देगा कि 120 दिन में आप पैसे वापस कर सकते हो. सही है. इसके अलावा आपको ये बेनिफिट्स दे रहा है. तो अब उस सप्लायर ने डिसीजन मेकिंग नहीं की, लेकिन आपको इतने बेनिफिट्स बता दिए कि आप इन्फ्लुएंस हो गए. आपने अपना पुराना सप्लायर हटाया, उसको ऑन बोर्ड ले लिया. डिसीजन मेकिंग को कोई मसला नहीं है, रिसीव कर लो. तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर दिया. एम्प्लॉय बिजनेस में क्या होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज को ओवरलुक कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं. कब? जब ये पता चलता है कहीं से कि ये तो बंदा एक्टिवली अप्लाई कर रहा है और विद इन नो टाइम इसकी जॉब लग जाएगी. तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें जो अदर एजेंडा डिस्कस होते हैं ना, उसमें एक एजेंडा डिस्कस किया जाएगा कि यार फला एम्प्लॉई है, हम लोगों को पता चला है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद अस, और वो जो है ना शायद छोड़ के चले जाएगा. वो अप्लाई कर रहा है तो शायद 2-3 महीने में वो छोड़ के चले जाएगा. तो आपस में डिस्कस किया कि लेकिन ये तो परफॉर्म अच्छा कर रहा था सारी चीजें, तो कहा जाएगा कि यार इसको तो अच्छे से रेम्यूनरेट करो, इसको बोनस वगैरह दो, साथ ही साथ इसको कोई आप गाड़ी वगैरह दे दो और इसको प्रमोशन दे दो, बस को रोक लो कुछ भी करके ना. तो यहाँ पे मीटिंग का एजेंडा था नहीं, लेकिन आपको अर्जेंसी फील हुई तो आपने एजेंडा बना के उसको डिस्कस किया और आपने क्या किया? एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए. तो एम्प्लॉय ने क्या किया? आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर दिया. गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट कोई नया लॉ लिया है तो आपने उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो अपने डिसीजन मेकिंग में उसको भी शामिल करके क्या करोगे? उसका हिस्सा बना लोगे. तो आपको क्या किया? इन्फ्लुएंस किया गया. लेंडर ने कहा कि अगर आप अपनी कंपनी से ये पॉलिसीज नहीं हटाओगे तो हम आपको फिर लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे. IMF याद आ रहा है? सही है. तो उसने कहा कि हम आपको क्या करेंगे? लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो हम बोलते हैं हाँ मालिक ठीक है, आपकी कंपनी है. तो हम क्या करते हैं? उसमें अपने डिसीजन मेकिंग में उस चीज को भी शामिल कर लेते हैं, कनेक्ट स्टेक होल्डर. सही है. मुझे लग रहा है अब वो तो खुद यहीं से हाथ पकड़ के लेके जाएंगे बाहर. सही है. कैमरे में रिकॉर्ड होगा मैं. Other stakeholder groups other than directors, senior managers and the shareholders might influence the decision that the director and senior manager may make. The term connected stakeholder means a stakeholder who is not a decision making. ठीक है. decision maker नहीं होते. B को अभी इग्नोर करो, C पढ़ो. is nevertheless very influential in shaping the future of the organization and the decision of its leader. ये क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग नहीं करते, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑफ इट्स लीडर. अपने लीडर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर रहे होते. सर बी क्यों इग्नोर किया? बी गलत है. देखो लिखा हुआ है इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ परमानेंट फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सही है. हाँ
कह रहे हैं कि ये जो ना फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता। देखो फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट ना एक सब्जेक्टिव टर्म है, एक सब्जेक्टिव टर्म है। यहाँ पे इसका मतलब जो बुक में लिखा गया ना वो है ओनर्स या एम्प्लॉइज, तो सॉरी ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स, सही है, यहाँ पे वो मतलब लिखा गया है। लेकिन एम्प्लॉइज भी तो फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, एम्प्लॉइज भी तो फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, सही है। ठीक है, कुछ एम्प्लॉइज आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज अपनी जिंदगी लगा देते हैं, तो आप उनको फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट कहते हो। तो इन दैट सिनेरियो बी तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर बी को मैं रखूंगा पॉइंट को, तो एम्प्लॉइज ना मेन में जा रहे ना कनेक्टेड में जा रहे, फिर किस में जाएंगे, सही है, सर तो इसलिए बी को कट कर दे। सर जो चेयरमैन होता है कंपनी का, हाँ, तो मतलब वो सीईओ बन सकते हैं, मतलब जो चेयरमैन होता है, या सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं? चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सही है। एक वक्त पे ना इन लोगों की हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आई है ना, चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई ना, इनको साइड बाय साइड भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, वैसे पहले क्या होता था, पहले होता था चेयरमैन, उसके नीचे होते थे आपके पास ये सीज की सीरीज होती थी, जैसे सीएमओ, सीएफओ, सीईओ, सीओओ, सही है। तो ये स्टाइल होता था अमेरिकन स्टाइल, सही है। ब्रिटिश में क्या होता था कि आपके पास होता था मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, और उसके नीचे आपके पास क्या हुआ करता था, फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर एंड ऑपरेशंस डायरेक्टर वगैरह, सही है। तो आपके पास ये हुआ करता था। लेकिन अब आप देखोगे ना कंपनीज को, तुम किसी कंपनी में जाओगे, तुम बोलोगे कि यार इसकी हायरार्की मुझे दिखाओ, तो सबसे पहले ऊपर लिखा होगा एमडी, उसके नीचे लिखा होगा सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, खिचड़ी बना दी। कहीं लिखा होगा आपके पास सीईओ लिटरली, और नीचे होगा डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एचआर। अब सीईओ को चेयरमैन की जगह दी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह दी थी, तो सीईओ, चेयरमैन और एमडी जो है वो इंटरचेंजेबली यूज होता है, वरना पहले चेयरमैन सीईओ से ऊपर होता था, मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर से ऊपर हुआ करता था। तो जो तुम्हारा सवाल है कि चेयरमैन भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और सीईओ भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और सही है। सीईओ को सेलेक्ट करने की सीईओ यूजुअली अगर छोटी कंपनी है, सही है, तो वहां पे जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है ना, उसी को चेयरमैन बना देता है। कि वो कहता है कि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखूंगा, कि जब मीटिंग होगी तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, लेकिन उस मीटिंग को चेयर कौन करेगा, चेयरमैन। चेयरमैन एक स्टेप अपर होता है सीईओ से, लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जो बोर्ड बाय डिफॉल्ट हो गया ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, मतलब उनके पास अथॉरिटी होती है सीईओ को हटा सके हमारा? उनके पास होता है, डिसीजन मेकिंग में होता है ये, लेकिन अगेन फिर अपने ये एक ऐसी चीज है कि जो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ये हो सकता है कि मेजॉरिटी के डिसीजन मेकिंग पे आप किसी एक को हायर या फायर कर सकते हो, सही, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगेन के ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि यूनानिमस डिसीजन मेकिंग होगी, मेजॉरिटी होगी। लेकिन चेयरमैन जो है ना, वो जो आपके पास ये जो सी सीरीज होती है ना, उससे एक स्टेप अप होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इन मीटिंग्स को चेयर करता है, ये हेड करता है इन मीटिंग्स को, सही है। इनको बताए जाते हैं, ये अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग क्या होती है, सब मिलके करते हैं। क्योंकि डिसीजन मेकिंग करते वक्त उन सबके माइंड में जो चेयर ने बातें की ना, वो थोड़ी सी आ रही होती है, सही है। अब देखो, मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, की सप्लायर्स, कस्टमर्स। अब क्या ब्लंडर है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को यहाँ पे डाल दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को यहाँ पे डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, अभी ऊपर हम पढ़कर आए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मेन स्टेक होल्डर है, तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्यों डाल दिया गया, सही है। आपकी बुक कह रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है ना, इसको अपनी बुक से काट दो, सही है, और ये जो पॉइंट बी है इसको रिमूव कर दो, तो आपका जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वो जो कि डिसीजन मेकर नहीं होते, ए और सी, कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग को, और उसकी जो एग्जांपल है वो ये एम्प्लॉइज, की सप्लायर्स और की कस्टमर्स, ठीक है, और बाकी तमाम, सही है। देन बात समझ आ गई, मेन और कनेक्टेड समझ आ गए। मैंने आपको बताया था कि जब हमने गोल्स और वो पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव्स कौन लिखता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके पास आता है, कहाँ गया, ये रहा, पढ़ो। Who decides mission, goals, objectives? When an entity states its mission in a mission statement,
द स्टेटमेंट इज इश्यूड बाय द लीडर ऑफ इट्स एंटिटी, ओनर हो सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं. फॉर अ कंपनी दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सिमिलरली द फॉर्मल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटिटी आर स्टेटेड बाय इट्स लीडर्स, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मेन स्टेक होल्डर्स. सही है, नीचे. However, the decision of by the board of directors about the goals and objectives of an entity are influenced by the way in which the company is governed and expectation of other stakeholders, connected stakeholders. बात समझ आ गई? अब क्लैरिटी आ गई है. आगे बढ़ जाएं. अब लास्ट टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको पढ़ा दूं तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा. सही है. पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. आपने स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज किया था इनटू मेन एंड कनेक्टेड. आपने उनको कैटेगराइज किया था इंटरनल एक्सटर्नल. आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन. बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मतलब है आपके पास एक ग्रिड बन जाएगी. ग्रिड में आपके पास 4 कैटेगरीज आ जाएंगी. सही है. एक वो स्टेक होल्डर जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में पावर भी ज्यादा है, उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है. फिर कुछ स्टेक होल्डर ऐसे होंगे जिनकी पावर तो ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट कम है. कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है लेकिन पावर कम है. कुछ स्टेक होल्डर ऐसे बेचारे जिनकी ना पावर है ना ही इनका इंटरेस्ट है. तो आपके पास ये ग्रिड नजर आ रही है. सही है. आप इस ग्रिड को नाम दे दें. जो सबसे पहला है ना उसको कहे ए, दूसरे वाले को बी, फिर सी, फिर डी, क्योंकि ऑफिशियली इनकी कैटेगरीज इसी में बनती है. सही है. हाई पावर हाई इंटरेस्ट ए, हाई पावर लो इंटरेस्ट बी, लो पावर हाई इंटरेस्ट सी, लो पावर लो इंटरेस्ट डी. सही है. ये जो ए बी सी डी है ना आपके पास. सही है. सवाल ये आया कि सर स्टेक होल्डर्स को हमने कैटेगराइज तो कर दिया, बट इनको कैसे ट्रीट करना है, इनको कैसे लेके चलना है, इनको कैसे हैंडल करना है. तो आपके पास राइट साइड पे स्ट्रेटेजी लिखी हुई है. इफ यू नो अ स्टेक होल्डर जिसकी पावर भी ज्यादा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा है, आप उनको कैसे डील करोगे? आप उनको मैनेज करोगे क्लोजली विद रेगुलर एंगेजमेंट. आप उनको मैनेज करोगे क्लोजली. सही है. ये कौन होते हैं मैं भी इस पे बात करता हूँ. सही है. अगर आपको लग रहा है कोई स्टेक होल्डर जिसकी पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, तो आप उनको क्लोजली मैनेज करोगे डेली बेसिस पे, फ्रीक्वेंटली. सही है. हाई पावर लो इंटरेस्ट. आपको पता है इनकी पावर ज्यादा है लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट शो नहीं करते. तो आप क्या करोगे? सिर्फ उनको सेटिस्फाइड रखोगे, क्योंकि कभी ये डिससेटिस्फाइड होंगे तो इनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और ये फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मुदाखलत करना शुरू हो जाएंगे. एंड यू डोंट वांट दैट. ठीक है. लो पावर हाई इंटरेस्ट, ये वो लोग हैं जो काटते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं. सही है. मतलब ये कुछ कह नहीं सकते, ये मतलब कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बोलते हैं. ठीक है. तो इनका इंटरेस्ट ज्यादा है लेकिन पावर इनकी कम है. यू कीप देम इन्फॉर्म. भाई इंटरेस्टेड थे ना. जब कोई इंटरेस्टेड होता है उसको क्या चाहिए होती है? उसको चाहिए थी नॉलेज, उसको चाहिए थी गॉसिप, उसको चाहिए था इन्फॉर्मेशन. आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दो, वो सुकून में आ जाएगा, वो सुकून में आ जाएगा. लो पावर लो इंटरेस्ट, सिर्फ तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, इनको कुछ करना ही नहीं है, तो आप इनको सिर्फ मॉनिटर करो. सिर्फ मॉनिटर करो, क्योंकि अगर आपने इनको मॉनिटर भी नहीं किया ना तो कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा. या कुछ चेक इन बैलेंस ही नहीं है तो इनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा. इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा तो इनकी पावर बढ़ेगी और ये क्या करेंगे? कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, नेगेटिवली या पॉजिटिवली. सही है. समझ आ गया? अब सवाल ये कि सर जैसे आपने इंटरनल में एक्सटर्नल में लोगों को पार कर दिया था, मेन और कनेक्टेड में लोगों को पार कर दिया था, तो इस ग्रिड में भी तो लोगों को पार कर दिया. द आंसर इज कोई भी एक कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर परमानेंटली किसी एक ग्रिड में नहीं रह सकता. कोई भी एक सेट ऑफ स्टेक होल्डर परमानेंटली एक ग्रिड में नहीं रह सकता. सिचुएशन और टाइम के हिसाब से वो क्या करते हैं? स्विच कर रहे होते हैं. कभी किसी की पावर ज्यादा हो गई, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो कैटेगरी ए में चले जाएगा. कभी ऐसा हो सकता है कि पावर ज्यादा इंटरेस्ट कम हो गई, बी में आ जाएगा. कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, पावर कम हो गई, सी में आ जाएगा. कभी दोनों कम हो सकता है. आईकैप में एक एमसीक्यू पूछा गया था. पहले मैं आपको वो बताता हूँ, आप कहते हो सिनेरियो बेस्ड, मैं एग्जांपल्स देता हूँ. वो एग्जांपल पे आया था. एक डायरेक्टर था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था. सही है. उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था. भाई वो इंडिविजुअली काम भी तो कर रहे होते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट लेके चल रहा था और उस प्रोजेक्ट की सारी चीजें उसके कंट्रोल में थी. सही है. उस प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस भी कर रहा था और उसका खुद का प्रोजेक्ट था तो वो इंटरेस्टेड भी था. तो उसका मतलब क्या है कि उसकी पावर और इंटरेस्ट हाई है. सही है. तो वो ए में था. सही है. वो अपने प्रोजेक्ट को कर रहा था, उसने तकरीबन उसको 60% कर लिया था, 2 साल उस पर लगा दिए थे. सही है. वो मेंटली इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड था. हुआ ये, लालच नाम की जो कोई चीज होती है, उसको बेहतरीन किस्म की ना जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई इस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा. लेट सपोज यहाँ पे उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे, वहां पे उसको 25 लाख रुपए की जॉब आई. अब 15 लाख का जम था. उसने बोला कि हाँ प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन
15 लाख से अच्छा नहीं है। उसने बोला ठीक है, मैं क्या करता हूँ दूसरी जॉब ले लेता हूँ। यहाँ पे उसने अपना नोटिस पीरियड सर्व किया, दूसरी कंपनी में चले गया। जैसे ही वो दूसरी कंपनी में चले गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी पावर तो चली गई उस प्रोजेक्ट से, उसका इंटरेस्ट तो रहेगा, पंचायत तो होती है। अब वो क्या होगा, वो सोचेगा कि यार मुझे किस बंदे को मेरा प्रोजेक्ट मिला होगा, और इसके अलावा जो है वो कौन इसको हैंडल कर रहा होगा, खराब ना कर दे, मैंने इस पे 60% काम कर दिया था, शुरू से काम करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे, मेरा विजन शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल होंगे। तो ऐसे ही कभी कभी ना चलते फिरते कंपनी आ गए रिसेप्शन में, हाँ क्या हाल है, मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ, बातों बातों में हाँ वो मेरा प्रोजेक्ट था, वो कौन कर रहा है। तो क्या है, सवाल करना शुरू कर दी। सही है, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। आपको उन्होंने बातों बातों में क्या हुआ, चीजें बता दी कि भाई ये बंदा उसको हैंडल कर रहा है, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा विजन शेयर कर रहा है, जैसे तुम चाहते थे वैसे ही लेके चल रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। सही है। या फिर वो ये बता सकते हैं कि भाई वो जो बंदा आया था, कोई नया बंदा आया है, उसने तुम्हारे पूरे काम को जो है रिजेक्ट कर दिया, वो नए तरीके से कर रहा है, फला कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, कम से कम उसको क्लोजर तो मिल जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। सही, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई। सही है। अगर उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते, तो उसका तो स्टेक फुलफिल ही नहीं होता, उसका तो इंटरेस्ट मीट ही नहीं करता। तो यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसका मतलब है वो कैटेगरी सी में आ गया। तो उसमें आपको टिक करना था सी। ये एक एमसीक्यू था, उसी के नीचे का एमसीक्यू लगा हुआ था। ऊपर वाले एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वो जो है उसके उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, तो नीचे लिखा था कीप इन्फॉर्म। तो पहले वाले का आंसर था लो पावर हाई इंटरेस्ट, दूसरे वाले का आंसर था कीप इन्फॉर्म, 4 मार्क्स आपके हाथ में। समझे? तो ये आपके पास एग्जांपल आएगी। तो एक स्टेक होल्डर जो कि पहली कैटेगरी में था, वो सी पे आके गिरा सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन में पहले वो एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यूजुअली आपके पास हाई पावर लो इंटरेस्ट पे आती है। सही, गवर्नमेंट के पास पावर बहुत होती है, वो चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे होते क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वगैरह है। सही है। पता चला कि गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया है, जो कि लेट्स सपोज फार्मास्यूटिकल सेक्टर को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। सही है। अब जब आपको ये न्यूज मिली, तो आपको पता चल गया कि अब जब ये कानून आ गया है, तो उस कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो अगले 6 महीने साल जो है ना, अभी लोग क्या करेंगे, जितने भी फार्मेसीज है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है फार्मास्यूटिकल कंपनी के, उसको क्या करेंगे, विजिट वगैरह करेंगे। तो कभी हमारा भी नंबर आ सकता है। तो ज्यादा बेहतर है हम क्या करें, हम सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू द ड्यू लॉ चेंज कर दें। जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी इन्होंने कर दी, जो भी पैसे वैसे पे करने थे उन्होंने कर दिए, सारी चीजों को सही कर दिया। अब वो चक्कर लगाएंगे, सही है, उनको खाना पिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे टेबल के नीचे से, और फाइल वाइल दिखाएंगे, और क्या कर दिया, उनको कर दिया सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड करने के बाद उनको भेज दिया। अब वो पलट के नहीं आएंगे, हाई पावर लो इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि पहले उनका हाई पावर लो इंटरेस्ट था, जब नया कानून आया तो वो हाई पावर हाई इंटरेस्ट पे चले गए। जब उनके आने के बाद उनको डील कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि हाई पावर लो इंटरेस्ट, अब वो शायद वापस नहीं आए, या आएंगे तो कुछ टाइम के बाद आएंगे। Then, बात समझ आ गई? सही है। एक और एग्जांपल, एक फैक्ट्री थी। तो ये उस फैक्ट्री में एक लेबर एक मशीन पे काम कर रहा था। लेबर जो है उसकी पावर भी लो थी, उसका इंटरेस्ट भी लो। ठीक है। क्या हुआ कि मशीन में एक धमाका हुआ, और वो बंदा जो है थोड़ा सा दूर जाके गिरा। पहले तो उसने अपने टांग को देखा जो थोड़ी सी हल्की सी जल गई थी, तो उसने बोला तो थोड़ा सा लगा है, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया जानबूझ के कि मेरी तो टांग चली गई, अब मैं क्या करूंगा, मेरे घर में मेरी 4 बीवियां हैं, 12 बच्चे हैं, अब उनको कौन खिलाएगा। सही है। अब वो रोना शुरू, तो अब जो है वो रोना धोना से शुरू कर दिया। तो अब घबरा गए सारे ऑफिस वाले, कह रही क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे उसके इंटरेस्ट भी बढ़ गया, उसकी पावर भी बढ़ गई। सही है। अब वो बोल रहे हैं कि यार, जो कंपनी वाले हैं बोल रहे हैं कि यार ये तो हम पे केस हो सकता है, क्योंकि हमारी ही मशीन खराब थी। सही है। ये तो हमारी ही गलती थी, चलो अगर एक्सीडेंट होते गलत बात है, तो हम मशीन सही नहीं करवा रहे थे। आपस में लोग जुड़े, बातें की, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, लीगल डिपार्टमेंट को शामिल किया। बोला भाई तू क्या चाहता है, तो बोला भाई मेरा इलाज इलाज कराओ, और इसके अलावा मुझे कुछ पैसे वैसे दो। तो उसने बोला ठीक है। तो एक लीगल डिपार्टमेंट वाले ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सही है। उस पर लिखा हुआ था कि भाई जो भी तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ है, सही है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम तुम्हें पूरी तरीके से कंपनसेट करते, उसमें अमाउंट लिख दी कि लेट सपोज लिख दिया कि हम तुम्हारा पूरा इलाज करवाएंगे। सही है, जो भी उसकी अमाउंट बनेगी वो हम बेयर करेंगे। दूसरा कि हम ना तुम्हें मंथली बेसिस पे 1-1 लाख रुपए देंगे अगले 12 महीने तक। सही है। और बोला कि तुम ये डिस्क्लोज नहीं करोगे। उसने क्या क्या साइन कर दिया, उसका इलाज इलाज कराया, 6 महीने में वो ठीक हो गया।
6 लाख रुपए उसको मिल चुके हैं, 6 लाख रुपए मजीद दिए और उसको बोला तुम अपनी कंपनी को मुंह भी मत दिखाना और उसको रवाना कर दिया। तो मतलब क्या, उसकी पावर और इंटरेस्ट लो हो गया। अब लेट सपोज उसको आगे पैसों की जरूरत पड़ती है, वो जाता है कंपनी पे सूट फाइल करता है, तो कोई फायदा नहीं होगा, एनडीए की वजह से वो सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करना था, कानून की नजर में वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। देन तो लो पावर लो इंटरेस्ट, तो पहले लो पावर लो इंटरेस्ट थी, फिर हाई पावर इंटरेस्ट हो गई, फिर लो पावर लो इंटरेस्ट हो गई। सही है। आपको याद होगा ये मैं एग्जांपल जो ना वो ये जो अभी हम लोग बॉयकॉट सीजन चल रहा है ना, उससे पहले की एग्जांपल देखो। एक वक्त पे लेस पे कुछ एलिगेशन आई थी कि यहाँ पे ना खंजीर का जो है तेल इस्तेमाल होता है इनको फ्राई करने के लिए, उसके लिए क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये इन पे एलिगेशन आई थी। तो हुआ ये था कि अब जाहिर सी बात है कि बड़ा आउटक्राई हुआ, लोगों ने बोला कि यार ये क्या हरकत है, हम लेज नहीं परचेज करेंगे। तो जो जनरल पब्लिक होती है ना, जो कस्टमर्स होते हैं, सही है, यूजुअली वो लो पावर हाई इंटरेस्ट पर होते हैं। सही है। अब यहाँ पे दे फेल्ट लाइक, उन लोगों को लगा कि हमारी तो पावर बढ़ चुकी है। सही है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सही है। ये जो आपको पता नहीं ये कैंपेन याद है कि नहीं याद है, आज से मेरे ख्याल से 10 साल पुरानी या 12 साल पुरानी कैंपेन। उसमें क्या हुआ था उस वक्त, जुनेद जमशेद साहब जो है ना वो हयात थे, जिंदा थे। तो उन एक कमर्शियल आया टीवीसी में जिसने जुनेद जमशेद ने क्या किया कि वो चिप्स का एक उठाया और वो खाया और बोला कि भाई ये 100% हलाल है। मतलब बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हमने तो आपको बता दिया कि भाई ये हलाल है। सही है। अब आपको मानना है या आपको नहीं मानना है ये आपकी मर्जी है। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, उन्होंने कोई अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट बना के डाल दी। उसकी वजह से क्या हुआ, एक एड आई, लोगों ने देखी, फिर कुछ लोगों ने बोला चलो ठीक है, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ टाइम बाद वो भूल के खाना शुरू हो गए, जब तक बॉयकॉट नहीं हुआ था। सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल पब्लिक है ना, जो कहते हैं ना कस्टमर की बहुत पावर होती है, कोई पावर वावर नहीं होती है, उनका इंटरेस्ट होता है, आप उनको इन्फॉर्म कर दो, दैट्स इट। आप हमेशा देखोगे कि बड़ी से बड़ी भी कैंपेन चल रही होती है ना, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर देते हैं, अपने सोशल मीडिया पे नोटिस डाल देते हैं। मैकडोनल्ड ने क्या किया था, मैकडोनल्ड ने उन्होंने कहा था कि भाई हमारा अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, उनका अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, इजराइल वाले जो करते हैं हम हमारा कंट्रोल नहीं, हम जो करते हैं उनका कंट्रोल नहीं है। सही है। लेकिन उस स्टेटमेंट में कहीं पे भी उन्होंने ये लिखा था कि हम फलस्तीन के सपोर्टर है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहीं पे भी ये लिखा था कि हम जो है ना वो इजराइल के एक्ट को ना कंडेम करते हैं। उन्होंने कहीं पे ये भी लिखा था कि यार हम जो ना मैकडोनल्ड्स को सपोर्ट नहीं करते। भाई तुम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हो, तुम के ये लिख देते कि दो हम मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन हम मैकडोनल्ड्स के विजन को शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि फौरन से हाथ से बिजनेस जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि आप इन्फॉर्म कर देते हो। सही है। उसके बाद लोगों को एक्सेप्ट करना है करे, नहीं करना नहीं करे। सही है। लेकिन यहाँ पे जो स्केल है वो इतना बड़ा हो चुका था कि इनको लगा कि कस्टमर की जो है ना पावर अभी लो है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन वो भूल गए कि बॉयकॉट जो है वो जनरल पब्लिक का नहीं है, बल्कि वो सबका है, वो गवर्नमेंट, लेंडर, सप्लायर्स, सब उसमें इन्वॉल्व है। तो वहां पे क्या हुआ, उन सबकी पावर इंक्रीज हो गई थी और अब आप देखो कि मैकडोनल्ड्स बंद होना शुरू हो गए। सही है। बात समझ आ रही है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक आपके पास है, वो ये है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो पूछा गया कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर स्टेक होल्डर है ना, जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल मेन कनेक्टेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी कोई ना कोई पावर होती है। अब वो पावर का जो सोर्स है एक्सटर्नल भी हो सकता है और वो जो पावर का सोर्स है इंटरनल भी हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल राइट्स। सही है। ये जो लीगल राइट्स है, ये लीगल राइट्स कौन देता है, उनको कानून देता है, गवर्नमेंट देती है, तो ये एक्सटर्नल पावर सोर्स है। अब मैं अगर बात करता हूँ एक एक स्टेक होल्डर उठा दे, लेट्स सपोज पहले उठा लेते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का लीगल राइट क्या है, वोटिंग। शेयर होल्डर का लीगल राइट क्या है, वोटिंग। तो ये क्या देता है उसको, पावर। शेयर होल्डर्स हैव सम लीगल वोटिंग राइट्स अंडर कंपनी लॉ। लेंडर्स, उनका लीगल राइट क्या है, लेंडर्स का लीगल राइट ये है कि अगर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट के अमाउंट नहीं पे कर सकती एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जो भी वो गवर्नमेंट में कानून में लिखा हुआ है, सही है, या अगर वो मेच्योरिटी डेट पे अगर आपके अमाउंट वापस नहीं करती, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी गिरवी रखी हुई चीज को जब्त कर सकते हो या कोई भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो ये लीगल राइट है।
Lenders have legal right under the terms of their lending agreement. For example, a lender has a right to take action in the event of default by the borrower. Publicity, ability to influence customers और legislatures. तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे आपके पास? जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक देखो, आप में से कितने लोग ऐसे हो, जैसे भी बॉयकॉटेड प्रोडक्ट जो चल रहे हैं, मैंने मैकडॉनल्ड्स को बेचारे को काफी ज्यादा ये बैश कर दिया है, उसके अलावा आप में से कितने लोग ऐसे हो जो कि बेवरेजेस पहले भी नहीं पीते थे, हेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से, कोई भी एक्सरसाइज रीजन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते थे, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, तो था ऐसा? ऐसा कोई? चलो सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़ो, कितने लोग ऐसे थे जो कि कोका कोला नहीं पीते थे? क्योंकि कुछ लोग पेप्सी पीते तो कोका कोला नहीं पीते. 1 2 3 4 5, अब लोग कोका कोला नहीं पीते, तो आप लोग पेप्सी पीते होगे, अब कोक नहीं पीते थे. लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये बॉयकॉट आया, तो शायद आपने पेप्सी को तो बॉयकॉट किया होगा, लेकिन कोका कोला को तो और बॉयकॉट किया, क्योंकि आप वो वैसे भी नहीं पीते थे, तो आपके लिए वो इजी था और कोई मसले की बात नहीं है. तो इसका मतलब है कि आप उसके कस्टमर नहीं थे, आप उसके कस्टमर नहीं थे, लेकिन आप उसके कस्टमर को इन्फ्लुएंस करोगे. अबे भाई क्या पी रहा है यार, इससे बेहतर है कोला नेक्स्ट पी ले, या इससे बेहतर है कि जो लोकल सोडा होता है थर्स्टी वगैरह का वो पी ले, या इससे बेहतर है मुझे पिला दे. तो इसका मतलब है कि आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप प्रेशर ग्रुप बन गए, आप जनरल पब्लिक बन गए. गेटिंग माय पॉइंट? भाई लेट सपोज आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ना प्रोडक्ट नहीं परचेज करते थे, कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जांपल ले लें कि आप ईडन रोक के कपड़े नहीं खरीदते थे, सही है. आपको पता चला कि ईडन रोक की जो फैक्ट्री है ना, वो क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल होती है ना, वो उसको क्या करती है, आबादी में डिस्पोज करती है, जो कि गलत है. जैसे आपको बात पता चली, अब लेट सपोज आप किसी को शॉपिंग कराने के लिए लेके गए, उसने बोला कि मुझे तो ईडन रोक के कपड़े चाहिए, तो सुना यार क्या बात कर रही हो, तो ये तो बहुत जो ना अनएथिकल किस्म की कंपनी है, मैं तुम्हें जो है वो कौन सफायर के चलो ड्रेस दिलाता हूँ. तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद तो ईडन रोक के कपड़े नहीं पहनने थे, लेकिन आपने क्या किया, सामने वाली बंदी को भी मना कर दिया, तो प्रेशर ग्रुप. गेटिंग माय पॉइंट? फिर लिखा हुआ है कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेस. सही है भाई, आपका जो सप्लायर है, सही है, वैसे तो आप सप्लायर आप पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सप्लायर है जिसके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो आपकी परचेज पर उसका कंट्रोल आके, अगर आप उसके साथ कोई भी 2 नंबरी करते हो ना, वो क्या करेगा, सप्लायर होके. सही है, फिर आप क्या हो जाओगे, हाई एंड ड्राई हो जाओगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस चलता ही सप्लाईज के थ्रू. ठीक है. बाइंग पावर कस्टमर, सही है, कस्टमर बाय करना छोड़ देगा जब भी बॉयकॉट में. सही है, अब समझ आ रहा है? इंटरनल में इंटरनल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पावर पोजीशन हायरार्की, भाई चेयरमैन की पावर सीईओ पे होगी, सीईओ की पावर आपके पास मैनेजर्स पे होगी, मैनेजर की पावर असिस्टेंट्स पे होगी, एंड सो ऑन. सही है. क्लेम ऑन रिसोर्सेस, अब ये इंटरनल रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि इंटरनली आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज पे ज्यादा कंट्रोल होता है, कुछ लोगों का रिसोर्सेज पे कम कंट्रोल होता है. जिनका रिसोर्सेज पे, अच्छा रिसोर्सेज सिर्फ आपको पता है सिर्फ कैपिटल नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स भी तो होता है. कुछ लोगों के अंडर ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है. सही है. पर्सनल कैरिज्मा और इन्फ्लुएंस, अगर बंदा खुद ही अपनी पर्सनैलिटी ऐसी कैरी कर रहा है कि इंडिविजुअल लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है. अब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह. कोई सवाल, कोई चीज डिस्कस करनी है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताता हूँ, एक मिनट. मदिया कह रही है कि सर मेच्योरिटी डेट क्या होती है? मेच्योरिटी डेट वो डेट होती है कि जब आपने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है, वो अमाउंट जो आपने बोरो की थी कुछ टाइम पहले. लेट सपोज कह दिया गया कि हाँ आपने जो कर्जा लिया है, लेट सपोज आपने लिया है 31 दिसंबर 2024 को, और वो कह रहा है कि आपने 31 दिसंबर 2025 को वापस करना, तो 31 दिसंबर 2025 क्या है आपके लिए? मेच्योरिटी डेट है. सही है. तो मेच्योरिटी डेट समझ आ गई. हाँ, तैयारी कैसे करनी है देखो. अच्छा, पहली बात, बिल्कुल जेन्युइनली, बिल्कुल ये सोचे बगैर कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ मुझे कैसे लगेगा. सही है. मुझे एक बात बताओ, जो क्लास में सुन रहे हो समझ आ रहा है? सही है. अगर जो सुन रहे हो ना वो समझ आ रहा है, उस पर यकीन कर पा रहे हो कि मतलब यार ये चीज होती होगी. सही है. नहीं मतलब जो सुन रहे हो वो कम से कम एक्सेप्ट कर पा रहा है, माइंड एक्सेप्ट कर पा रहा है ना. ठीक है. इसका मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी एक्सेप्टेंस है. अगर नहीं है तो बता देना. सही है. तो अगला स्टेप क्या है?
अगला स्टेप यह है कि गो रीड इट एंड वेरीफाई इट, कि जब चीज समझ आ रही है, एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो जब वो लाइंस रीड कर रहे होगे तो एक्सेप्टेंस तुम्हारी कंफर्म हो जाएगी, कंफर्म हो गई। लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि जब तुम रीड करोगे ना तो कुछ चीजें तुम्हें ऐसी होंगी जो तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा मैंने नहीं बताई, और देयर इज अ चांस मैंने शायद नहीं बताई हो, और देयर इज अ चांस मैंने बताई हो तुमने ना सुनी हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम वो एरियाज मार्क करके आ जाया करो कि सर इस लाइन का मतलब बता दे, सर इस लाइन का मतलब आपने नहीं बताया था या मैंने नहीं सुना था। तो वो सारी चीजें, तो जो आपको पढ़ के कंफर्मेशन मिल गई ना तो उसका मतलब है कि वो एरिया तैयार, साफ सी बात है, वो एरिया तैयार, सही है, वो रेडी। सर तैयारी कैसे करें, जब वो हो गया तैयार तो तैयारी क्या करने की जरूरत है, वो हो गया तैयार। जो एरिया मैंने नहीं बताया था या तुम लोगों ने नहीं सुना था वो मुझसे पूछ लेना, वो एरिया भी तैयार। ऐसे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ लो। जब 10 चैप्टर पढ़ो ना, जब 10 चैप्टर पढ़ो उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना प्लीज। अभी एमसीक्यू सॉल्व करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। चैप्टर नंबर 1 में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 में भी आएंगी, चैप्टर नंबर 3 में कुछ बात ऐसी जो चैप्टर नंबर 1 में आएंगी, सही है। तो चैप्टर नंबर 3 तो पढ़ा नहीं है, अब चैप्टर नंबर 1 में वो बातें लिखी हुई है, सही है। तो जब एमसीक्यूज में तुम देखोगे चैप्टर नंबर 1 के, तुम्हें चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, मुझे तो पता नहीं था, कंफ्यूज हो जाओगे। 10 चैप्टर करने के बाद तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों को एक चीज कह रहा हूँ, बुक रीडिंग करना शुरू कर दो। अभी भी हमारी क्लास शुरू हुए 10 दिन हो गए, सही है। आई बिलीव अब तक तो आप लोगों ने कम से कम 2 चैप्टर तो रीड कर लेने थे। वैसे तो मैंने तुम लोगों को टारगेट दिया था पूरी बुक का, लेकिन 2 चैप्टर रीड कर लेने थे, चलो नहीं किए, कोई मसले की बात नहीं, सही है। अब स्पीड बढ़ा के अगले 20 दिन के अंदर बुक रीड कर लो। जब 20 दिन के अंदर बुक रीड कर लोगे तो यू विल बी प्रिपेयर्ड इनफ कि तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारी सेल्फ प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगी। मैं पीछे पीछे तुम्हें चैप्टर्स लेके चल रहा हूँ, एक वक्त तक मैं तुम्हारे साथ आके मिल जाऊंगा। जब हम मिल जाएंगे ना तब हम उठाएंगे मुश्किल तरीन क्वेश्चंस, फिर वो सॉल्व करेंगे, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। तुम लोग अभी बहुत प्रीमेच्योरली जो है ना मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि तैयारी कैसे करें। तुम जो पढ़ रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम रीड कर रहे हो, वो तैयारी है। क्या नहीं करना, अभी एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करना, सही है। एमसीक्यू सॉल्व करोगे, सॉल्व नहीं होंगे, तुम्हारा मोरल जाके गिर जाएगा। रीड करोगे ना तुम्हें एश्योरेंस मिलेगी, जो मैंने सुना था, जो मुझे समझ आया, जो मैंने एक्सेप्ट किया था वही यहाँ पे लिखा, और जो नहीं सुना या मैंने नहीं कहा वो तुम मार्क कर आ जाओ, मुझसे पूछ लो। चैप्टर्स को नोट करते हुए चलो, कोई चीज ना ओपन मत छोड़ो, ठीक है। किसी का और सवाल? मेरे पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। पूरा पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है? डीसीक्यू तो नहीं है सर। नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज है, सही है। अच्छा सर ओरिएंटेशन क्लास कब होगी? अच्छा वो जो सीए की ओरिएंटेशन है वो सैटरडे को है। अनस नफीस कह रहे हैं पर्सनल कैरिज्मा क्या एग्जांपल? अच्छा सही है, पर्सनल कैरिज्मा, ये जो कैरिज्मा वर्ड है ना ये निकला है आपकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव साइड पर हो, सही है। पॉजिटिव साइड पर हो, उसके अंदर एक अट्रैक्शन हो, एक चार्म हो, सही है, वो लोगों को फैसिनेट करे। अब जरूरी नहीं है कि एक बंदा बहुत अच्छा लग रहा हो तो वही उसके अंदर कैरिज्मा हो, ऐसा भी हो सकता है किसी की आवाज बहुत अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की अपीयरेंस अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है जिसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है जो लीड बहुत अच्छे तरीके से करे, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हो, इंस्पायर करती हो। तो उसका मतलब है कि उसका पर्सनल कैरिज्मा है और वो उसको यूटिलाइज करके क्या कर सकता है, एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज कर सकता है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने में, सही है। क्लेम ऑन रिसोर्सेज समझ नहीं आया। देखें हाँ ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से 100 लोग काम करते हैं, सही है, 100 लोग काम करते हैं और यहाँ पे आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट में जो बंदा हेड कर रहा है वो 10 लोगों को हेड कर रहा है, एक डिपार्टमेंट में जो है एक बंदा 30 लोगों को हेड कर रहा है, एक डिपार्टमेंट में एक बंदा 20 लोगों को हेड कर रहा है, ये कितने हो गए आपके पास 60। एक डिपार्टमेंट में 40 लोगों को हेड किया जा रहा है। तो जिस बंदे ने 40 लोगों को हेड किया हुआ है तो सबसे बड़ी बात ये 40% लोगों को वही इन्फ्लुएंस कर सकता है, सही है। दूसरा, ये जो 40 लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यूज कर रहे होंगे, जैसे कि कुछ लोगों को लैपटॉप मिला होगा, सही है, काम करने के लिए, कुछ लोगों को डेस्कटॉप पीसी मिले होंगे, कुछ लोगों को लेट सपोज मोबाइल फोन दिए होंगे कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा जो है
आपके पास और बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास अपने डिजिटल कैमरा होते हैं, जैसे डीएसएलआर वगैरह होता है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास अपना प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकेगा इन टर्म्स के यार ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एम्पावर किया है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के इतने सारे एसेट्स को, चाहे वो ह्यूमन एसेट्स हो चाहे वो नॉन ह्यूमन एसेट्स हो, उनको कंट्रोल करो। तो ऑटोमेटिकली उनकी पावर, उनकी रिस्पेक्ट, उनका जो डर है वो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाता है। तो क्लेम ऑन रिसोर्सेज की वजह से आपको इंटरनल सोर्स ऑफ पावर मिल जाता है। एंड इट मेक सेंस, ऐसा होता है कि अक्सर लोग क्लेम नहीं करते कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मुझे दिए गए, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी टीम मेरी है। वो क्यों इतना फ्लैक्स कर रहा होता है? क्योंकि उसको पता है कि इसकी बेसिस में मैं अपनी अथॉरिटी लोगों पे जमा सकता हूँ। ठीक है, क्लेम ऑन रिसोर्सेज आई होप समझ आ गया हो। सर ये जो मीडिया मार्केटिंग होती है बिलबोर्ड वगैरह की, ये हैंडल कर देता है? हाँ, डिपेंड करता है ना कि अगर वो लेट्स से बिलबोर्ड वगैरह की करे तो वो भी उनके अंडर में आ जाती है चीजें। तो जितनी ज्यादा रिसोर्स उतनी ज्यादा पावर। ठीक है, क्लेम ऑन रिसोर्सेज एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आई होप आपको समझ आ गई हो। मोहम्मद साद कह रहे हैं सर पीआरसी 1 एग्जामिशन के बारे में बता दे, एग्जामिशन क्राइटेरिया। जहां तक मुझे याद है यार, वो डॉक्यूमेंट पता नहीं आप लोगों से टीम ने शेयर किया था नहीं किया था। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आगा खान बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपको जो इंग्लिश का पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर होता है उसमें कंबाइंड आपके पास होने चाहिए 75% या उससे ज्यादा। और आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है इंटरमीडिएट की वो 70% उससे ज्यादा। तो आपका जो है फंक्शनल आपका पीडब्ल्यूसीएस एग्जाम हो जाएगा। सही है, लेकिन कराची बोर्ड में एग्जामिशन नहीं है। बाकी बोर्ड का मुझे नहीं पता। चलो क्लास खत्म हो रही है, मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँ आप लोगों से, एग्जामिशन अगर आपने मालूम करनी है तो। चलो ठीक है, तो आई होप सारे सवाल के जवाब मिल गए। चैप्टर नंबर 2 का एक ओवरव्यू दे दूं? चलो सही है।